कैकई विश्वविद्यालय के बाद एक व्यक्ति तालाब में डूब रहा था और अब उसे बचाया जा रहा है। क्या ये झांग यीफेंग नहीं है? किसी ने डूबते हुए व्यक्ति की पहचान पहचान ली। झांग यीफेंग, क्या ये झांग परिवार का युवा स्वामी है जिसे इतना पीटा गया था कि वो सेक्स नहीं कर सकता था? अरे, उसका परिवार बर्बाद हो गया है, उसका परिवार बर्बाद हो गया है और अब उसे इतनी बुरी तरह मारा गया है। ऐसा लगता है कि वो सक्रिय रूप से मौत की तलाश कर रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं मर जाता। क्या आप जानते हैं कि परसों क्या हुआ था? परसों झांग यीफेंग ने जियांग फेंग से संपर्क करने की पहल की और जियांग फेंग को अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या आप जानते हैं कि उस समय जियांग फेंग ने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। क्या कहा? जियांग फेंग ने कहा, भले ही मैं आपकी प्रेमिका बनने का वादा करूं, क्या आप और मैं हो सकते हैं? भले ही मैं आपके बगल में लेट जाऊं, आप मुझे नहीं पाएंगे। मैं बहुत निर्दयी हूँ। चारों ओर शोरगुल वाली चर्चाएं हो रही थी और झांग यीफेंग ने आखिरकार इन चर्चाओं के बीच अपनी आंखें खोली। अपने आसपास की घनी भीड़ को देखते हुए झांग यीफेंग ने अवचेतन रूप से एक रक्षात्मक कार्रवाई की, लेकिन पाया कि उसका शरीर भारी और असहनीय था। ध्यान से देखो, मेरे आसपास के लोगों ने जो कपड़े पहने हैं वे बहुत अलग हैं, लिंग्यू मुख्य भूमि के कपड़े बिल्कुल नहीं। झांग यीफेंग, क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम ठीक हो? चश्मा पहने एक सहपाठी ने चिंता से कहा। अभी अभी वह झांग यीफेंग को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कर रहा था। ये ठीक है। झांग यीफेंग खड़ा हुआ और शर्मिंदा होकर भाग गया। कट, मुझे लगा कि मैं झांग परिवार का युवा स्वामी हूँ, इसलिए मैंने धन्यवाद भी नहीं कहा। उसे मरने देना बेहतर है। तुम्हें उसे बिल्कुल नहीं बचाना चाहिए। दर्शकों की भीड़ दहाड़ उठी। झांग यीफेंग तालाब से बाहर निकला और अविश्वसनीय चेहरे के साथ अपने चारों ओर स्टील प्रबलित इमारतों को देखा। ये जगह कहाँ है? वह जानता था कि यह निश्चित रूप से लिंग्यू महाद्वीप नहीं था। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा उसे अपने सिर में दर्द महसूस होता, जैसे कि उसकी याददाश्त से कुछ बाहर आने वाला हो। इस समय चश्मा पहने हुए छात्र ने पीछे से पीछा किया क्योंकि वह चिंतित था और फिर से चिंता से पूछा, झांग यीफेंग, क्या तुम ठीक हो? मेरा नाम झांग यीफेंग है। झांग यीफेंग ने चश्मा पहने हुए दुबले पतले युवक को देखा और उसके सिर में दर्द महसूस हुआ। ये जगह कहाँ है? तुम अपनी याददाश्त नहीं खोगे। ये जिनकाई विश्वविद्यालय है। तुम झांग परिवार के युवा मास्टर हो। नहीं, तुम्हारा परिवार पहले से ही। जब चश्मा पहने हुए लड़के ने ये कहा तो वह रुक गया और ऐसा लग रहा था कि उसे यह कहने में शर्म आ रही है। क्या हुआ? यह अब मौजूद नहीं है। झांग यीफेंग, एक सहपाठी के रूप में मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मजबूत होना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए मौत की तलाश नहीं कर सकते क्योंकि आप मारे गए हैं। और जियांग फेंग, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जियांग फेंग मूल रूप से एक अच्छी महिला नहीं थी। जियांग फेंग, जब झांग यीफेंग ने नाम सुना तो उसका शरीर अचानक कांप उठा और कुछ यादें उसके दिमाग में बहते पानी की तरह बहने लगी। झांग यीफेंग को आखिरकार सब कुछ याद आ गया। ये वास्तव में लिंग्यू महाद्वीप नहीं था जहां हर कोई अमर की खेती करता था, बल्कि पृथ्वी थी। उसका नाम झांग यीफेंग है, जो झांग समूह का सबसे बड़ा गुरु है। उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम झांग केक्सिन है। यूसीक्यू, झांग के समूह पर सबसे नया अध्याय उनके पिता झांग तियानहे ने स्थापित किया था। समूह खानपान, आवास और पर्यटन को एकीकृत करता है। रियल एस्टेट एकीकृत है और व्यवसाय फल फूल रहा है। हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियां हुई, वित्तीय उथल पुथल हुई, झांग समूह दिवालिया हो गया। झांग यीफेंग के पिता झांग तियानहे इस आघात को स्वीकार नहीं कर सके और इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। झांग यीफेंग की मां भी अवसाद में मर गई। झांग के परिवार में केवल वह और उसकी बहन ही बचे थे। वह अब झांग परिवार का एक अनाथ है। हालांकि उसके पास अभी भी एक दादा था, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके दादा ने केवल उसकी बहन झांग केक्सिन को वेन के घर ले जाने के लिए किसी को भेजा। संक्षेप में, अब झांग यीफेंग अकेला है। कोई पैसा नहीं, कोई घर नहीं और कोई महिला नहीं। हालांकि उनके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले झांग यीफेंग के लिए एक शादी तय की थी, लेकिन दूसरी पार्टी क्योटो में एक बड़े परिवार की बेटी थी। लेकिन अब जब परिवार बर्बाद हो गया है तो इस शादी का अधिकांश हिस्सा मर रहा है। परिवार इतना बड़ा बदलाव झेलता है, अमीर दूसरी पीढ़ी गरीब पीढ़ी बन जाती है और कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता। झांग यीफेंग उनमें से एक था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया और परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। अंततः उसे पीटा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। एक आदमी का सबसे कीमती हिस्सा तब से अपना उपयोग खो चुका है। पृथ्वी के झांग यीफेंग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे होंगे कि उनके पास एक महिला नहीं है। उन्होंने 2 दिन पहले चेहरे पर एक थप्पड़ मारा था। एक महिला ने उनके आत्मसम्मान को बुरी तरह ठेस पहुंचाई। उस महिला का नाम जियांग फेंग था और वो हाई स्कूल में थी जब वह झांग यीफेंग को पसंद करती थी, क्योंकि झांग यीफेंग झांग परिवार का युवा गुरु था। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह अपने आसपास किसी के प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। झांग यीफेंग ने जियांग फेंग को खोजने की पहल की और कहा कि उसने उसे अपनी प्रेमिका बनाने का वादा किया है। परिणाम की कल्पना की जा सकती है। जियांग फेंग ने सिर्फ एक शब्द कहा और उसे पूरे स्कूल में हंसी का पात्र बना दिया। झांग यीफेंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम झांग परिवार के युवा स्वामी हो? मैं तुमसे प्यार करूंगी। इसके अलावा, भले ही मैं जुनूनी हो जाऊं और तुम्हारी प्रेमिका बनने का वादा करूं,
क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? मैंने सुना है कि तुम अब मानवीय मामलों में शामिल नहीं हो सकते। अब भले ही मैं तुम्हारे बगल में लेट जाऊं, तुम मुझे नहीं पाओगे। हाँ हाँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? एक साधारण वाक्य, लेकिन एक नग्न व्यक्तित्व अपमान के साथ। पृथ्वी के झांग लीफेक शायद इस झटके को झेलने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने हल्का रहना चुना। इसने उन्हें सस्ता बना दिया और उन्हें पुनर्जन्म के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति दी। वह जियांग फेंग, झांग लीफेक की छाप है। भारी मेकअप, हमेशा लोकट पहनना, इस तरह की चीजें। पृथ्वी के झांग लीफेक वास्तव में उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए वापस भागे। ऐसा लगता है कि वार की यह श्रृंखला वास्तव में उसके लिए बहुत बड़ी है। बकवास। जियांग फेंग, झांग यीफेक के मुंह के कोने पर एक व्यंग्य दिखाई दिया। चूंकि वह पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए वह झांग यीफेक है। इसे वापस चुकाया जाना चाहिए, और जल्दी या बाद में वापस किया जाएगा। इतना अपमान और इतना नुकसान झेलने के बाद, वह चाहता है कि जो लोग उसे नीचा देखते हैं और उस पर हंसते हैं, वे घुटने टेक दें और जीतने के लिए गाएं। बेशक, अब झांग यीफेक को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि क्या वह वास्तव में इसे पकड़ नहीं पा रहा है। मेरा मानना है कि कोई भी आदमी असामान्य नहीं होना चाहता। यह एक भाई है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद झाओलांग, मेरा पीछा मत करो, मैं बेवकूफी नहीं करूंगा, मैं अभी गलती से तालाब में गिर गया हूँ। झांग यीफेक ने चश्मा पहनने वाले सहपाठियों को धन्यवाद दिया और तुरंत मुड़कर चला गया। बेतरतीब ढंग से एक दूरस्थ स्थान खोजें और अपने सबसे कीमती स्थान का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। सौभाग्य से केवल एक छोटा मेरिडियन बाधित हुआ था। मेरिडियन की मरम्मत के दो तरीके हैं। पहला तरीका जुमाई दान को परिष्कृत करना है, जो आसानी से टूटे हुए मेरिडियन की मरम्मत कर सकता है और यहाँ तक कि पूरे शरीर के मेरिडियन को अनब्लॉक कर सकता है। मानव शरीर की जीवन शक्ति और शक्ति को बढ़ाता है। झांग यीफेक के शिक्षक गोली के रून का अध्ययन कर रहे थे। वह स्वाभाविक रूप से निरंतर नाड़ी की गोली की विधि जानता था, लेकिन समस्या ये थी कि यह पृथ्वी थी, और वह नहीं जानता था कि निरंतर नाड़ी की गोली को परिष्कृत करने के लिए कोई अमृत है या नहीं। अगर है, तो वह कहाँ है? खैर, अब मैं केवल दूसरी विधि, अभ्यास का उपयोग कर सकता हूँ। जब तक झांग यीफेक साधना शुरू करता है और अपनी साधना को शरीर की शमन अवस्था के तीसरे स्तर तक बढ़ाता है, वो उस छोटे से मध्याह्न रेखा की मरम्मत कर सकता है। झांग यीफेक ने अपने चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को महसूस किया और अचानक रोने की इच्छा महसूस की। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आभा बेहद पतली है, लगभग कुछ भी नहीं है। शरीर के तड़के के तीसरे स्तर तक साधना करना बेहद मुश्किल है। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप 10 या 8 साल में पहुंच सकते हैं, और यदि आप बदकिस्मत हैं, तो आप 20 या 30 साल में नहीं पहुंच सकते। झांग यीफेक ने कभी इतनी पतली आभा वाली जगह नहीं देखी थी। लिंग्यू महाद्वीप पर जो स्थान बड़े लोगों द्वारा नष्ट किए गए थे, वे यहाँ से सैकड़ों गुना बेहतर थे। लेकिन चाहे कितना भी मुश्किल हो, वह खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। दो जीवन, झांग यीफेक किसी से भी ज्यादा ताकत के महत्व को समझते हैं, और केवल पूर्ण ताकत से ही वह अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। वहीं क्योटो, क्योटो चीन की राजधानी है। क्योटो में, यहाँ तक कि एक तीसरे दर्जे के परिवार में भी अविश्वसनीय शक्ति है। एक कहावत है कि यदि आप क्योटो में किसी से मिलते हैं, तो आप उच्च स्तर के कैडर हो सकते हैं। क्योटो में बहुत अधिक शक्तिशाली लोग हैं। मिंगजिया, क्योटो में एक शक्तिशाली परिवार। मिंगजिया का पुराना घर एक आंगन है, जिसमें आंगन के बाहर 3 परतें, अंदर 3 परतें, मंडप, मंडप और बाकी सब कुछ है। महिला की उम्र सिर्फ 20 साल थी। उसका चेहरा तरबूज के बीज जैसा था, और वो बेहद खूबसूरत पैदा हुई थी। उसकी कनपटी चाकू से कटी हुई थी। उसकी आंखें पतझड़ के पानी की तरह थी। उसका मुंह बिना नुकीली गोली की तरह था, और उसकी भौहें लटकी हुई और हरी थीं। बिना किसी मेकअप के, लेकिन टीवी पर दिखने वाली अभिनेत्री से भी ज्यादा कमाल की। अचानक कदमों की आवाज आई और एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आई। न्योनसांग, तुमने झांग ग्रुप के बारे में सुना होगा, महिला ने पूछा। सफेद स्कर्ट वाली लड़की ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। बूढ़ी औरत जानती थी कि वह महिला बहुत ठंडी और शांत स्वभाव की है, और आगे बोली, उस समय झांग तियानहे को उसकी जान बचाने वाली कृपा के लिए धन्यवाद देने के लिए दादाजी ने तुम्हें अपने बेटे से शादी करने का वादा किया था। लेकिन अब झांग तियानहे मर चुका है, उसका तियानहे ग्रुप रातों रात गायब हो गया। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। तुम्हें किसी अनजान लड़के से शादी करने की जरूरत नहीं है। क्योटो की पहली सुंदरी, एक असफल युवा गुरु से शादी करना, मैं इसकी इजाजत नहीं देती। ठीक है, महिला ने फिर भी सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। निशंक, या मैं दादाजी के पास जाकर तुम्हारे लिए बात करूंगी और उन्हें इस शादी पर पछतावा करवाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि दादाजी इस बार फिर से जिद्दी होंगे। सिस्टर मेई, मत करो। सफेद पोशाक वाली महिला आखिरकार पलटी। उसके खूबसूरत चेहरे पर दुख का भाव था, बिल्कुल पेंटिंग में दिख रहे व्यक्ति की तरह। सिस्टर मेई कांप उठी और बोली, क्या तुम वास्तव में झांग यीफेक के बारे में अच्छी धारणा नहीं रखती हो, है ना? सिस्टर मेई, इस शादी को ऐसे ही घसीटने दो। महिला की आवाज कोमल और सुखद थी। क्यों? इस रिश्ते के अस्तित्व से कम मुझे कुछ लोगों को रोकने में मदद मिल सकती है। सिस्टर मेई एक पल के लिए चौंक गई, और फिर बोली, तुम्हारा मतलब है वांग परिवार और ली परिवार के युवा स्वामी? सफेद स्कर्ट वाली महिला ने आसमान की ओर देखा और सिर हिलाया। उनकी तुलना में मैं झांग यीफेक की प्रशंसा करती हूँ।
कम से कम इतने बार के बाद उसने आत्महत्या नहीं की। बस इसे ऐसे ही घसीटते रहो। वैसे भी वो मेरे पास नहीं आएगा और मुझे उसे खोजने का कोई कारण नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग यीफेई को क्योटो के मामलों के बारे में पता नहीं था। वह जानता था कि उसके पिता ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब जब झांग परिवार बर्बाद हो गया है तो उसने इस शादी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की है। इसके अलावा उसके दिल में पहले से ही कोई था। ये सिर्फ इतना है कि वह व्यक्ति दूसरी दुनिया में है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं इस जीवन में मिल पाऊंगा या नहीं। कम से कम अभी के लिए वह किसी को भी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता। प्यार इतना आसान नहीं है। अगले दिनों में झांग यीफेई दिन में किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय में जाता था और रात में चुपके से अभ्यास करता था। वो कभी कभार ही कक्षा से बाहर निकलता था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे प्रमाण पत्र मिल सकता है या नहीं। इस तरह की दृढ़ता में 1 महीना लगता है। उस दिन और रात झांग यीफेई ने हमेशा की तरह पुस्तकालय के पास छोटे जंगल में अभ्यास किया, जहां स्वर्ग और पृथ्वी सबसे आध्यात्मिक हैं। इस समय झांग यीफेई के पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। 1 महीना हो गया है और मैं बॉडी टेम्परन के पहले स्तर में भी प्रवेश नहीं कर पाया हूँ। क्या ये दुनिया वास्तव में साधना के लिए उपयुक्त नहीं है? इस महीने के अभ्यास ने झांग यीफेई को शक्तिहीनता का एहसास कराया। जब आप शरीर के संयम काल में प्रवेश करते हैं, तभी आप साधक बन सकते हैं और शरीर में आभा एक सरल चक्र बना सकती है। आभा परिसंचरण शरीर को बुझाने के लिए जारी रख सकता है। यह उज्ज्वल हो रहा है, चलो चलते हैं। आकाश की ओर देखते हुए झांग यीफेई उदास होकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसका शरीर बिना 2 कदम चले ही चला गया। लेकिन अचानक कंपन हुआ। ग्रोव के बीच में उसने एक फूल देखा। सख्ती से कहा जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक खरपतवार की तरह है। झांग यीफेई हैरान दिखे और जब वे चले गए तो वे बहुत खुश हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने खरपतवार खा ली। अगर कोई ये दृश्य देखता है तो उन्हें लगेगा कि यह बच्चा भूखा है। खरपतवार खाने के बाद झांग यीफेई तुरंत क्रॉस लेग बैठ गए और अभ्यास करना जारी रखा। एक अजीब दृश्य हुआ और उनके शरीर से एक कर्कश आवाज आई। ऐसा लगता है कि शरीर में कोई विस्फोट हुआ है, लेकिन ये कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि झांग यीफेई का शरीर तप रहा था। 5 मिनट बाद झांग यीफेई के शरीर में एक हल्की रोशनी उत्सर्जित करने वाली मेरिडियन दिखाई दी। ये मेरिडियन में बहता हुआ रक्त नहीं है, बल्कि सफेद सांस है। जाहिर है झांग यीफेई शरीर की शमन में सफल रहा और शरीर की शमन अवधि के पहले चरण में प्रवेश किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयरन स्पिरिट घास इतनी पतली जगह पर उगाएगी। झांग यीफेई मुस्कुराया। वह जो घास ले रहा था उसे आयरन स्पिरिट घास कहा जाता था, जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। जब तक जड़ें नहीं उखाड़ी जाती, तब तक भले ही आप कीटनाशकों का छिड़काव करें, आप नहीं मरेंगे। हालांकि आयरन स्पिरिट घास में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ है, इसने झांग यीफेई को शरीर के तड़के के चरण में प्रवेश करने में सफलतापूर्वक मदद की है और अब वह एक सच्चा साधक है। वो अपने पूरे शरीर में शक्ति से भरा हुआ महसूस करता है और यह सामान्य बदमाशों से निपटने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि विशेष बल भी उसके विरोधी नहीं है। खड़ी होकर झांग यीफेई जल्दी से छात्रावास में लौट आया। वो अभी अभी एक साधक बना था, उसका शरीर अचानक मजबूत हो गया और उसके शारीरिक कार्य इसके अनुकूल नहीं थे। आखिरकार यह एक साधारण व्यक्ति से साधक बनने का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसे कुछ दिनों के लिए अच्छे आराम की जरूरत थी। छात्रावास में वापस, छात्रावास अभी भी खाली है। झांग यीफेई के लगभग सभी 3 रूममेट अपने घर किराए पर लेने के लिए चले गए हैं, या तो 2 व्यक्ति की दुनिया में या हुआ की दुनिया में रह रहे हैं। अगर झांग यीफेई के पास कुछ नहीं होता तो वह स्कूल के छात्रावास में नहीं रहता। झांग यीफेई 3 दिनों तक सोया। सौभाग्य से छात्रावास में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, अन्यथा रूममेट को सोचना चाहिए कि वह मर गया है। आम लोग 3 दिनों तक कैसे सो सकते हैं? जागने के बाद झांग यीफेई केवल एक ही काम करना चाहता था और वह था खाना। स्कूल कैफेटेरिया में झांग यीफेई की यह पहली उपस्थिति है। पदोन्नति से पहले वह बहुत अधिक नहीं दिखना चाहता था, क्योंकि स्कूल में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। झांग शियाओवेई नाम निश्चित रूप से एक शर्म की बात थी, लेकिन अब जब वह एक साधक बन गया है तो उसे उससे छिपने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी उसका अपमान करता है वह केवल एक शब्द है, मारो। जब किसी व्यक्ति को धमकाया जाता है तो मुट्ठी अंतिम शब्द होती है। केवल मुट्ठी ही गरिमा का आदान प्रदान कर सकती है और लोगों को भयभीत कर सकती है। यह इस समय भोजन का समय था और स्कूल कैफेटेरिया में कई लोग थे, लेकिन इनमें से अधिकांश लोग सामान्य लोग हैं और जो छात्र वास्तव में अमीर और पृष्ठभूमि वाले हैं वे कैफेटेरिया में नहीं खाएंगे। अतीत में झांग यीफेई स्कूल कैफेटेरिया में नहीं आते थे और आमतौर पर खाने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब अतीत नहीं है। झांग यीफेई लंबे समय से गरीब है और कार्ड पर ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। उसे कुछ अतिरिक्त पैसे पाने का तरीका खोजना होगा, कम से कम सबसे बुनियादी दैनिक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए। झांग यीफेई के आने के कुछ समय बाद ही उसे पहचान लिया गया। देखो, कोने में खाना खा रहा व्यक्ति झांग यीफेई है। झांग यीफेई ये वही है जिसे कुछ समय पहले अर्थशास्त्र विभाग की 3री कक्षा के बान हुआ ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। मैंने सुना है कि उसने एक बार आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, मैं कुछ हद तक उसके जैसा दिखता हूँ। मैंने उसे पहले भी देखा है।
उस समय वो अभी भी झांग परिवार का युवा स्वामी था। उसने चिल्लाया और उसे गले लगाया। अनगिनत छोटे भाई थे। अरे ये वास्तव में एक पेड़ और गंदगी है। अब वो कोने में अकेला खा रहा है। कई लोगों ने झांग यीफेक की ओर इशारा किया, कुछ हंस रहे थे, कुछ आहें भर रहे थे। झांग यीफेक ने अपने आसपास के लोगों की निगाहें महसूस की। उसने अपना सिर उठाया और आसपास के लोगों पर नजर डाली। उसकी आंखें उदासीन थीं, तलवार की तरह। आसपास के लोग जो उसे देख रहे थे, उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। झांग यीफेक की आंखों ने उन्हें सर्द महसूस कराया, जो वास्तव में अजीब था। झांग यीफेक, तुम भी यहाँ खा रहे हो। इस समय झांग यीफेक के पीछे से एक आवाज आई। झांग यीफेक ने अपना सिर घुमाया और देखा कि बोलने वाला चश्मा पहने एक पतला आदमी था। ये झाओ लॉन्ग था जिसने उसे बचाया था। झाओ लॉन्ग उसका सहपाठी था। झाओ लॉन्ग के बगल में दो लोग खड़े थे। झांग यीफेक को दो लोगों का थोड़ा आभास हुआ। वे उसके सहपाठी लग रहे थे, लेकिन कोई ओवरलैप नहीं था। वो उसका नाम भी नहीं पुकार सका। झाओ लॉन्ग को देखकर झांग यीफेक शायद ही कभी मुस्कुराए। जैसा कि उसके आसपास के लोग बात करते थे, जब वह झांग परिवार का युवा स्वामी था, तो वो अनगिनत छोटे भाइयों के साथ गले मिलता था और गले मिलता था। लेकिन अब भी कोई उसके साथ नहीं है। इसके बजाय ये झाओ लांग था जो उसे बधाई देने की पहल करता था। जब वह अमीर और सम्मानीय था, झाओ लांग ऐसा था। जब वह निराश और निराश था, झाओ लांग ऐसा था। किसी का लालच नहीं करता था या किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। ठीक है, चलो साथ में खाते हैं। झांग यीफेक ने हल्के से सिर हिलाया। झाओ लांग एक पल के लिए हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसे झांग यीफेक से ऐसा कुछ कहने की उम्मीद नहीं थी। तब झाओ लांग को समझ में आया कि झांग यीफेक बहुत अकेला और अकेला होगा, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था, परिवार बर्बाद हो गया था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। तो चलो यहीं खाते हैं। झाओ लांग ने अपने बगल में बैठे दो दोस्तों से यह कहा, और जैसे ही उसने कहा, वे तीनों झांग यीफेक के सामने बैठ गए। हालांकि बैठे हुए कोई भी नहीं बोला। झांग यीफेक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और झाओ लॉन्ग बातूनी व्यक्ति नहीं था और माहौल थोड़ा शर्मनाक था। अचानक एक असंगत आवाज आई। छोटे चश्मे, तो तुम यहाँ हो। अरे मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, जल्दी करो और मेरे साथ हस्ताक्षर करो। झांग यीफेक ने ऊपर देखा और एक गाय और घोड़े के साथ एक युवक बुरी अभिव्यक्ति के साथ झाओ लॉन्ग की ओर चला गया। युवक के पीछे दो परिचारक भी थे, जो दोनों अपेक्षाकृत मजबूत थे। जब झाओ लॉन्ग ने युवक को देखा, तो उसकी आंखों में तुरंत भय का भाव दिखाई दिया। मैं इसे जाने नहीं दे सकता। जब युवक ने ये सुना, तो वो उस समय क्रोधित हो गया। अरे, तुमने मुझे खोजने की पहल की और कहा कि तुम ऋण लेना चाहते हो, लेकिन अब तुम ऋण नहीं लेना चाहते। तुम एक बूढ़े आदमी हो और एक बदमाश हो। आवाज अभी भी तैर रही थी। युवक ने झाओ लांग की मेज पर से खाने की प्लेट उठाई और किसी भी चीज के अलावा झाओ लांग के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। एक दबी हुई आवाज के साथ झाओ लॉन्ग का पतला शरीर जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर तेल के धब्बे और चावल के मैल थे। उसकी नाक से खून भी बह रहा था, जो उसकी पतलून की टांगों पर टपक रहा था। इस दृश्य ने मूल रूप से शोरगुल वाले कैफेटेरिया को शांत कर दिया। सभी कॉलेज के छात्र इस जगह को देख रहे थे। उनके हाव भाव जटिल थे और बहुत गुस्से में लग रहे थे, लेकिन कोई भी जिज्ञासु नहीं था। युवक का नाम यू चाओ है, जो मूल निवासी है और एक समाजवादी है। अन्य स्थानों से आए ये कॉलेज के छात्र स्थानीय होने से सबसे अधिक डरते हैं। जैसा कि कहावत है, मजबूत ड्रैगन जमीनी सांपों को नहीं कुचलते, अकेले ही वे मजबूत ड्रैगन नहीं होते। एक साल पहले एक घटना हुई थी जब एक गैंगस्टर ने एक महिला कॉलेज छात्रा का पीछा किया था। एक बार लड़की के क्लास डिनर के बाद गैंगस्टर भी वहां खाना खाने आया था। गैंगस्टर ने महिला कॉलेज की छात्रा को उलझा दिया और उसे पीने और बातचीत करने के लिए कहा। मॉनिटर ने महिला सहपाठी को उलझते हुए देखा, इसलिए उसने विनम्रता से कहा, ये दोस्त, हम साथ में डिनर कर रहे हैं। क्या बात है, क्या तुम? मॉनिटर के बोलने से पहले ही एक शराबी गुंडे ने उसके सिर पर वार कर दिया। उस दृश्य ने पूरी क्लास को चौंका दिया और पूरी क्लास को डरा भी दिया। क्लास में इतने लोग थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे आ सके। सिर्फ पुलिस को चुपके से कॉल कर सकते थे और 120 पर कॉल कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ? स्क्वाड लीडर मारा गया। अगर किसी के दिल में गुस्सा भी हो, तो स्क्वाड लीडर के लिए इतनी सांस लेने की हिम्मत नहीं होती। अगर आप अपनी सांस बाहर निकालेंगे, तो इससे और लोगों का खून बहेगा। यह एक वास्तविक घटना है और यह जिनकाई विश्वविद्यालय में हुआ, जहां झांग यीफेक स्थित है। झाओ लॉन्ग की नाक से खून बहने लगा और उसका चश्मा टूटकर जमीन पर गिर गया। इस समय वो बहुत असहाय था और घायल पक्षी की तरह सिर्फ कोने पर झुक सकता था। धमकाए जाने जैसा क्या होता है? हताश और असहाय। शायद झाओ लॉन्ग के पास विरोध करने का मन है, लेकिन ज्यादातर लोगों की तरह उसके पास विरोध करने का मन है, लेकिन उसके पास विरोध करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वह जानता था कि वह विरोध नहीं कर सकता। उसका दुबला शरीर लंबे और शानदार यू चाओ को नहीं हरा सकता था। यू चाओ के बगल में दो लोग थे। उसने अपने साथ आए दो सहपाठियों को देखा और उनसे मदद मांगता हुआ प्रतीत हुआ। दोनों सहपाठियों ने अपने दांत पीस लिए और उनमें से एक ने साहपूर्वक कहा, ये स्कूल कैफेटेरिया है, तुम लोग। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, यू चाओ ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों ने उग्रता से कहा, तुम कितने साल के हो? बाहर निकलो, एक और शब्द बोलो, बस हारने का इंतजार करो।
जब यू चाओ के शब्द गिरे तो उसके पीछे का अनुयायी तुरंत एक कदम आगे बढ़ा। दोनों छात्रों ने बात करना बंद कर दिया और खाने की प्लेट लेकर कुछ कदम पीछे हट गए। वे झाओ लॉन्ग की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनकी क्षमता सीमित थी। काटो, कमीने बीज। यू चाओ मुस्कुराया, झाओ लांग की ओर फिर से देखने के लिए मुड़ा और कहा, अब क्या होगा, अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। अरे मैं क्या हूँ, बस मेरे साथ चलो, हस्ताक्षर करो और इसे बनाओ। अरे कॉलेज की छात्राएं अपने पहचान पत्र लेकर लुओ की तस्वीरें लेने के लिए तुमसे ज्यादा तरोताजा हैं। तुम और माँ अभी भी पुरुष हैं, वे सभी बहुत शर्मिंदा हैं। भाई चाओ, मैं ऋण नहीं लूंगा, मैं वास्तव में ऋण नहीं लूंगा। झाओ लॉन्ग रोया नहीं, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और वह थोड़ा उन्मादी था। घास, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पिटना चाहते हो। यू चाओ ने झाओ लॉन्ग को कॉलर से पकड़ा और अपनी सैंडबैग बड़ी मुट्ठी फिर से उठाई। बस अपना हाथ मेरे दोस्त से दूर रखो। इस समय एक ठंडी आवाज आई। झांग यीफेग ने आखिरकार बात की। उसने अपने हाथ में चॉपस्टिक नीचे रख दी, उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थीं। झाओ लॉन्ग एकमात्र व्यक्ति था जिसने पुनर्जन्म के बाद झांग यीफेग का सक्रिय रूप से स्वागत किया और उसे हंसी का पात्र नहीं बल्कि एक सहपाठी के रूप में माना। झाओ लॉन्ग को धमकाते हुए देखकर उसे लगा कि उसने कुछ समय पहले खुद को धमकाते हुए देखा था। हालांकि वो अब वो नहीं रहा जो वह हुआ करता था। अरे इतना दयालु कौन है? यू चाओ थोड़ा अवाक है। जिनकाई विश्वविद्यालय के छात्र इतने दयालु कब हो गए? देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए यू चाओ अचानक मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि यह कौन है। ये प्रसिद्ध युवा मास्टर झांग यीफेग निकला। यू सुपरनेचुरल झांग यीफेग को जानता था, और जब झांग यीफेग अभी भी एक युवा मास्टर था, यू चाओ अक्सर खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए झांग यीफेग का पीछा करता था। लेकिन झांग परिवार की हार के बाद यू चाओ ने झांग यीफेग के साथ सीमाएं खोल दी। एक विराम के बाद यू चाओ ने मजाक में कहा, वैसे ऐसा लगता है कि आपका परिवार दिवालिया हो गया है। आप सिर्फ एक बेवकूफ हैं। इसके अलावा क्या मुझे आपको झांग शियाओवेई कहना चाहिए? हा हा हा, झांग शियाओवेई, यदि आप ज्यादा जिज्ञासु बनना चाहते हैं तो कृपया अपना वजन करें। पहचान। यू चाओ ने कहा और हंसे, लेकिन उन्होंने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया था, केवल एक धमाका सुना। उनका शरीर एक तोप के गोले की तरह था, ये सीधे बाहर निकल गया, एक मेज को गिरा दिया और जमीन पर गिर गया। और जहां वे खड़े थे, झांग यीफेग अचानक वहां प्रकट हुए। यू चाओ, स्वाभाविक रूप से झांग यीफेग उड़ गए। तीन शब्दों झांग शियाओवेई के साथ झांग यीफेग अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके। उन्होंने अचानक अपने दाहिने हाथ से मेज पर थप्पड़ मारा और उनके शरीर ने उनकी ताकत का फायदा उठाया। एक किक के साथ उन्होंने सीधे 130 जिन यू चाओ को दूर फेंक दिया। इस दृश्य ने दृश्य में सभी को चौंका दिया। झांग यीफेग की अभी की हरकत एक फिल्म बनाने जैसी थी, कहने में आसान लेकिन करने में मुश्किल। सुपर भाई, दोनों परिचारकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की पहली बार और जल्दी से यू चाओ की मदद की। झांग शाओवेई, तुमने लाओ तजू पर हमला करने की हिम्मत की। यू चाओ बहुत गुस्से में था, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। तुम मुझे क्या कहते हो, मुझे फिर से बुलाओ। झांग यीफेग की ठंडी आवाज आई। अरे तुम सोचते थे कि तुम पुराने शाओ झांग थे। मैंने तुम्हें झांग शाओवेई से कहा, क्यों? यू चाओ बहुत घमंडी था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसका शरीर फिर से उड़ गया। इस बार झांग यीफेग ने उसे गोल गोल लात मारी। इस बार यह पिछली बार से ज्यादा जोरदार था। यू चाओ जमीन पर लेट गया और अब खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी दो पसलियां टूट गई थीं और उसके मुंह के कोनों से खून के छींटे बह रहे थे। इस दृश्य ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया और कई लोग चुपचाप बात करने लगे हैं। क्या ये वास्तव में झांग यीफेग है? कुछ महीनों के अवसाद के बाद वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया है? हाँ, झांग यीफेग की अभी की हरकतें बहुत सुंदर थीं। अगर यह अब बर्बाद परिवार के लिए नहीं होता, लोग चाहेंगे कि वह मेरा बॉयफ्रेंड बने। तुम एक अप्सरा हो, वह यांग है, मर रहा है। अरे यह अफसोस की बात है कि यह एक अच्छा चमड़ा है। ये कहना अजीब है कि झांग यीफेग पहले से ज्यादा मर्दाना है और उसका शरीर बहुत मजबूत है। बहुत बढ़िया, मजबूत। मुझे लगता है कि आपको उसके भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि वो कैसे मुरझा गया? उसने पूर्वी जिले के तारांकन 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 नेता जियाओ बिंग को नाराज किया। उसे नपुंसकता में पीटा गया। और यू चाओ जियाओ बिंग का आदमी है। क्या ये खत्म हो गया है? झांग यीफेग का अंत हो जाना चाहिए। झांग यीफेग ने इनमें से कुछ टिप्पणियां सुनी, लेकिन उसने परवाह नहीं की, क्योंकि वह गैंगस्टरों के समूह को परेशान करने की योजना बना रहा था। उसने जो पाप सहा, झांग यीफेग, वह दोगुना हो गया होगा। भाई चाओ, आप कैसे हैं? सामने दो परिचारकों ने फिर से यू चाओ को उठाया। उन दोनों ने आश्चर्य की नजर दिखाई। झांग यीफेग की आंखों को देखते हुए वे थोड़े डरे हुए थे। ये दूसरी बार है। झांग यीफेग ने कहा कि उसने अभी अभी अपनी हरकतें शुरू की हैं और उसकी हरकतें बहुत लचीली थीं, जैसे कि उसने अभ्यास किया हो। कमीने, वास्तव में झगड़े भयानक नहीं हैं। वे सभी बदमाशी और बदमाशी कर रहे हैं। वे चाकू और डंडे पकड़े हुए हैं, एक तो लोगों को डराने के लिए और दूसरा अपनी कायरता को छिपाने के लिए। वे तब तक अवाक रह जाएंगे जब तक वे झांग यीफेग जैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलते जो बिना सहमति के लोगों को नीचे गिरा देता है।
टूट गया, मेरी पसली टूट गई है, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। झांग शियाओ, झांग यीफेंग, मुझे तुम्हारी याद है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार करो। यू चाओ की गुस्से भरी आवाज आई और फिर दो परिचारकों द्वारा समर्थित यू चाओ जल्दी से चला गया। चलते समय वह चिल्लाया, लानत है, ये दर्द होता है। ठीक है भाई चाओ। दोनों परिचारक जिद्दी थे और जल्दी से यू चाओ के साथ कैंटीन से चले गए। जैसे ही यू चाओ चला गया, पूरे कैफेटेरिया की निगाहें झांग यीफेंग पर टिकी थीं। यदि कैफेटेरिया में कोई स्पॉटलाइट है तो झांग यीफेंग स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा एक आदमी होना चाहिए। इस समय उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अतीत में झांग यीफेंग अपनी पहचान और पृष्ठभूमि के कारण फोकस बन गया। इसे सीधे शब्दों में कहें तो यह उसके पैसे की वजह से था। केवल ये क्षण स्वयं के कारण था। हालांकि किसी ने भी उसका उत्साहवर्धन नहीं किया और किसी ने भी उसका उत्साहवर्धन नहीं किया, क्योंकि कोई भी झांग यीफेंग के भविष्य के बारे में आशावादी नहीं है। इस स्कूल में कई लोग यू चाओ की पृष्ठभूमि जानते हैं। यू चाओ निश्चित रूप से एक बदमाश है जिसे भड़काना आसान नहीं है। झांग यीफेंग अब झांग परिवार का युवा स्वामी नहीं है जो सब कुछ अनदेखा करता है। अब कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। कोई भी झांग यीफेंग का उत्साहवर्धन करने के लिए चाओ को नाराज नहीं करेगा। यह मानव स्वभाव है। झांग यीफेंग अपने आसपास के लोगों के विचारों को नहीं जानता था और उसने किसी से भी उसके लिए उत्साहवर्धन करने की उम्मीद नहीं की थी। वह जानता है कि किसे दोस्ती करनी चाहिए और किसे केवल एक राहगीर होना चाहिए। भले ही इस समय पूरा कैफेटेरिया उसके लिए जयकार कर रहा हो, लेकिन वह क्या कर सकता है? क्या तुम ठीक हो? अपना चेहरा पोंछो। उद्धरण चिन्ह। झांग यीफेंग झाओ लॉन के पास लौटा और झाओ लॉन को अपना चेहरा पोंछने के लिए कागज का एक टुकड़ा दिया। धन्यवाद झांग यीफेंग। झाओ लॉन ने झांग यीफेंग को जटिल आंखों से देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो व्यक्ति उसके लिए खड़ा हुआ वह उसके साथ आए दो दोस्त नहीं थे, बल्कि युवा मास्टर झांग थे जिन्हें शरारतें पसंद थीं और जो हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझते थे। मैं ठीक हूँ। झाओ लॉन्ग ने अपने चेहरे पर लगे तेल के दाग पोंछे, झांग यीफेंग को देखा और बात करना बंद कर दिया। झांग यीफेंग को पता था कि झाओ लॉन्ग क्या कहना चाहता था और उसने हल्के से कहा, बस जोकर को छोड़ दो, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यू चाओ निश्चित रूप से इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। हालांकि झाओ लॉन्ग थोड़ा कमजोर था, फिर भी वह झांग यीफेंग के लिए आभारी था जिसने अभी अभी उसकी मदद की थी और उसे लगा कि उसे स्पष्ट होना चाहिए। ये ठीक है, उसकी चोट कुछ दिनों के लिए लेटने की है। अगर वह फिर से आता है तो ये कुछ दिनों के लिए लेटने जितना आसान नहीं है। झांग यीफेंग ने स्पष्ट रूप से बात की। एक साधक के रूप में वो किसी से नहीं डरता था। लिंग्यू महाद्वीप में उसने और भी खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया था और यहाँ जो कुछ हुआ वह थोड़ी भी परेशानी नहीं थी। जब शब्द गिरे तो झांग यीफेंग ने जमीन पर टूटे हुए चश्मे उठाए और फिर झाओ लांग की मदद की। तभी झाओ लांग का पीछा करने वाले दो सहपाठी चले आए और चिंतित होकर पूछा, झाओ लांग, क्या तुम ठीक हो? झाओ लांग ने अपनी आंखों में थोड़े गुस्से के साथ अपने दो दोस्तों को देखा, लेकिन अंत में वह अभी भी नाराज नहीं था, क्योंकि उसने पाया कि उसके पास नाराज होने का कोई कारण नहीं था। जो लोग भिड़ गए, पूरे स्कूल में युवा गुरुओं के अलावा वास्तव में कोई साहसी लोग नहीं थे। मैं ठीक हूँ, तुम खाना खा सकते हो, मैं वापस जाकर अपने कपड़े बदल लूंगा। झाओ लांग ने अपनी टूटी हुई आंखें बनाई और अब कैफेटेरिया में नहीं रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हर कोई उसकी ओर इशारा करे। यही उसकी आखिरी गरिमा थी। उसने झांग यीफेंग की ओर देखा, अपना सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया, फिर अपना सिर नीचे किया और जल्दी से कैंटीन से बाहर निकल गया। झाओ लांग चला गया और झांग यीफेंग रात के खाने के लिए अपनी सीट पर लौट आया। उसकी अभिव्यक्ति हल्की और हवादार थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। झांग यीफेंग नहीं गया, इसलिए उसने उसी जगह पर शांति से खाना खाया। क्या उसे डर नहीं है कि यू चाओ उसे खोजने के लिए किसी को बुलाएगा? मैं बहुत साहसी हूँ, मैं खुद को बूढ़ा युवा गुरु मानता हूँ। यह अफसोस की बात है कि झांग परिवार बहुत पहले ही उखाड़ फेंका और बिखर गया। अन्यथा वो इस हद तक कम नहीं होता कि वो खाने के लिए कैफेटेरिया में आता। लोगों ने झांग यीफेंग को देखा और निजी तौर पर बात की। झांग यीफेंग ने अपने आसपास की चर्चा को अनदेखा किया, लेकिन चुपचाप खाया। उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। आज उसकी भूख अच्छी थी। 3 प्लेटें खाने के बाद वह मुश्किल से भरा था। फिर उसने प्लेट ली और कैंटीन से बाहर निकल गया। झांग यीफेंग छात्रावास में वापस नहीं गया, न ही उसे ध्यान करने के लिए कोई जगह मिली। पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पतली है। यदि आप कदम दर कदम अभ्यास करते हैं तो आप जरूरी नहीं कि 10 या 8 वर्षों में अपने साधना स्तर को सुधार सकें। सौभाग्य से स्कूल में दिखाई देने वाली लौह आत्मा घास ने उसे आशा दी। यद्यपि पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पतली है, चीन एक विशाल देश है और कई आत्मा घास और अमृत हैं जो उसकी साधना को जल्दी से सुधार सकते हैं। झांग यीफेंग कुछ देर तक परिसर में घूमता रहा, कुछ और आयरन स्पिरिट घास खोजने की कोशिश करता रहा। दुर्भाग्य से वास्तविकता बहुत क्रूर थी। उसने पूरे परिसर में खोजबीन की, लेकिन उसे दूसरी आयरन स्पिरिट घास नहीं मिली। इसे भूल जाओ, मुझे पहले कुछ पैसे लाने हैं। झांग यीफेंग ने अपना सिर हिलाया। अब उसका साधना आधार शरीर के संयम चरण का पहला स्तर है। हालांकि वह मजबूत नहीं है, लेकिन वह कुछ विशेष सैनिकों से भी लड़ सकता है। सामान्य गैंगस्टर कोई समस्या नहीं है।
साधना के लिए कोई जल्दी नहीं है, लेकिन पैसा जरूरी है। चाहे कोई भी दुनिया हो, पैसा जीवन की एक आवश्यकता है। झांग यीफेंग ने स्कूल छोड़ दिया, किराए पर एक आलीशान घर बुक किया और उपनगरों में एक छोटे से विला में चला गया। यह मृतक झांग यीफेंग द्वारा किराए पर लिया गया था। अगर उसे सही से याद है तो किराया एक सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाएगा। झांग यीफेंग अपनी चीजों को साफ करने और ये देखने के लिए यहाँ आया था कि क्या ऐसा कुछ है जिसे बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, झांग यीफेंग ने दैनिक जीवन के लिए कपड़े और कुछ घरेलू सामान खरीदे, वे कितने में बिक सकते हैं। लगभग 20 मिनट बाद झांग यीफेंग विश्वविद्यालय शहर के पास विला क्षेत्र में आया। पहाड़ और नदियां एक दूसरे पर निर्भर हैं, नीला आकाश एक ही रंग का है और विला क्षेत्र में अक्सर लग्जरी कारें आती जाती रहती हैं। लग्जरी कारों में कभी कभी जिनकाई विश्वविद्यालय की महिला छात्र बैठती हैं। जिनकाई विश्वविद्यालय में एक कहावत है, यदि आप अमीर और प्रसिद्ध लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप टहलने के लिए शांशुई विला जा सकते हैं। कुछ खूबसूरत महिला छात्र जो अशुद्ध और आत्मप्रेमी हैं, वे अन्य लोगों की छोटी प्रेमिकाएं या धर्मपत्नी बन गई हैं। समाज बहुत यथार्थवादी है और वास्तविकता बहुत लुभावना है, जिससे ये चीजें दुनिया में सामान्य हो गई हैं। कितने लोग अपने दिल को अपरिवर्तित रख सकते हैं। झांग यीफेंग ने किराए की गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया। शांशुई विला बहुत बड़ा था और उसके पास सीमित नकदी थी, इसलिए वह थोड़ा बचा सकता था। कार के दरवाजे से बाहर निकलते ही शांशुई विला से एक लग्जरी कार निकली। लड़की ने हल्के नीले रंग की वन पीस ड्रेस पहनी हुई है, काले बाल झरने की तरह उसके पीछे लटक रहे हैं। भले ही वह बैठा हुआ था, लेकिन सही वक्र अभी भी परिलक्षित हो रहा था। उसका फिगर सुंदर था और जिस स्थान पर उसे खड़ा होना चाहिए था वह निश्चित रूप से मुड़ा हुआ था। घुटनों के नीचे उजागर, क्रिस्टल स्पष्ट, बिना किसी चर्बी के एक जोड़ी पतली सुंदर टांगें। हालांकि महिला ने गुलाबी और डेजी नहीं लगाया था, लेकिन जैद चेहरा सावधानी से गढ़ा हुआ, उत्तम और परिपूर्ण लग रहा था, जैसे कोई व्यक्ति पेंटिंग से बाहर निकल रहा हो। इसके अलावा महिला एक तरह की आभा ले रही थी। इस तरह की आभा दिखावटी नहीं थी, बल्कि एक छोटा पुल और बहता पानी था, एक खाली घाटी या ऑर्किड की तरह शांत। झांग यीफेंग 2 पीढ़ियों का आदमी है और उसने लिंग्यू महाद्वीप में कई खूबसूरत महिलाओं को देखा है, लेकिन यह महिला अभी भी उसे आश्चर्यचकित करती है। दुर्भाग्य से इतनी शांत और सुंदर, पेंटिंग में परी की तरह, वास्तव में बैठी हुई एक बड़ी पेट वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला चारों ओर घूम रही थी। और अजीब बात यह है कि यह महिला इतनी परिचित क्यों लगती है। झांग यीफेंग ने महिला को देखा और महिला ने स्वाभाविक रूप से झांग यीफेंग को देखा। जिस क्षण उसने झांग यीफेंग को देखा, महिला का शरीर कांप उठा और उसकी आंखें थोड़ी शर्मनाक थीं। यह एक ऐसा रूप था जो खोजे जाने से डरता था। इसके अलावा महिला की प्रतिक्रिया को देखते हुए वो और झांग यीफेंग एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया, शर्मा गई, फिर से झांग यीफेंग को देखने से डर गई, जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो और उसे खोज लिया गया हो। सौभाग्य से रोल्स रॉयस जल्दी से निकल गया और ये थोड़ी शर्मिंदगी दूर हो गई। लेस रॉयस द्वारा पूरी तरह से अपनी दूरी खोलने के बाद ही झांग यीफेंग को याद आया। यह महिला उनकी सहपाठी लिन सिंग, जिनका विश्वविद्यालय की 10 सुंदरियों में से एक लग रही थी। इस बारे में बात करते हुए मृत झांग यीफेंग ने भी लिन सियांग का पीछा किया। दुर्भाग्य से लिन सियांग अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध कमल था, पानी की तरह शांत, शांत और सुरुचिपूर्ण, और बस झांग यीफेंग को नजरअंदाज कर दिया। ये वह देवी है जिसका सभी पुरुष छात्र सपना देखते हैं और इसे सबसे अच्छे चरित्र और सबसे शुद्ध देवी के रूप में भी पहचाना जाता है। अगर झांग यीफेंग ने अपनी मृत्यु से पहले ये दृश्य देखा होता तो मुझे आश्चर्य होता कि क्या वह जीवित और मृत होता। अपने सिर को हिलाते हुए, अपने दिल में गंदे विचारों को रोकते हुए, झांग यीफेंग ने विला के दरवाजे पर कदम रखा। हालांकि झांग यीफेंग का परिवार नीचे था और उसका परिवार बर्बाद हो गया था, यहाँ के सुरक्षा गार्डों को यह नहीं पता था कि झांग के परिवार की सभी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। झांग यीफेंग के नाम से लग्जरी कारों सहित एकमात्र चीज जिसे जब्त नहीं किया गया है वह इस विला में सामान है। विला क्षेत्र में प्रवेश करने और लगभग 20 मिनट तक चलने के बाद झांग यीफेंग आखिरकार गेट पर आ गया। अजीब बात है, जैसे ही वह पहुंचा, झांग यीफेंग ने भौहें सिकोड़ ली। इस समय विला का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था और विला के बीच में आंगन में 2 लग्जरी कारें खड़ी थीं, एक ऑडी पर और एक लिंकन पर। झांग यीफेंग ने घर का नंबर देखा और सुनिश्चित किया कि उसने कोई गलती नहीं की है और फिर अंदर चला गया। माता पिता, ये सारी चीजें फेंक दो। इस विला में पहले कौन रहता था? यह इतना बेस्वाद क्यों है? इसमें सारी गंदी चीजें डाल दो, खासकर रजाई का रंग रंगीन है, घिनौना। मैं जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, झांग यीफेंग ने महिला को शिकायत करते हुए सुना। झांग यीफेंग ने आवाज सुनी और देखा कि घर की लॉबी में एक महिला कचरे के ढेर के सामने खड़ी थी और शिकायत कर रही थी। ये सभी कचरे झांग यीफेंग के निजी सामान थे, जैसे कपड़े, रजाई और कुछ प्रोजेक्शन, कंप्यूटर, गेम कंसोल। ये चीजें जो झांग यीफेंग ने खरीदी थी, वे सस्ती नहीं हैं, लेकिन अब वे कचरे की तरह हॉल के बीच में ढेर हो गई हैं। यह महिला सिर्फ 19 साल की है, उसने चोटी बना रखी है और छोटा जंपसूट पहना हुआ है, जिससे उसकी गोरी जांघें दिख रही हैं। वह घृणा से अपना मुंह फुलाए हुए है। जियाओ जियाओ, चिंता मत करो, माँ और पिताजी सफाई कर रहे हैं। ये सब बाद में फेंक देना।
लड़की के बगल में एक अधेड़ और एक महिला खड़ी थी। अधेड़ ने सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे। चमकदार चमड़े के जूते उसके पूरे शरीर पर मशहूर ब्रांड थे। वास्तव में जो लोग शांशुई विला क्षेत्र में रह सकते हैं वे या तो अमीर हैं या महंगे हैं। महिलाएं केवल 42 वर्ष की हैं और वे आकर्षक लगती हैं। जब वे छोटी थी तो वे सुंदर होनी चाहिए, अन्यथा उनकी इतनी प्यारी और प्यारी बेटी नहीं होती। क्या आपने कभी मेरी चीजों को इस तरह से संभालने के बारे में मेरी राय पूछी है? झांग यीफेंग बोलना नहीं चाहता था, लेकिन 3 लोगों के परिवार ने उसके आने पर ध्यान नहीं दिया। आप अधेड़ उम्र के पुरुष और महिला ने झांग यीफेंग को देखा और हैरान भाव से बोले। झांग यीफेंग ने उन तीनों को देखा और हल्के से कहा, मैं आपकी बेटी के मुंह में बेस्वाद व्यक्ति हूँ। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये सुना तो वह अचंभित रह गया, फिर मुस्कुराया और विनम्रता से कहा, पता चला कि आप पूर्व किराएदार हैं, इसलिए स्वतंत्रता लें। जियाओ जियाओ ने जो कहा उसे न लें। अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जो महान कार्य करता है और वह झांग यीफेंग के प्रति काफी विनम्र है। लेकिन हर कोई मध्यम आयु वर्ग के लोगों की तरह योग्य नहीं होता है, जैसे कि यह युवती। हाँ, मैंने अभी कहा कि आपके स्वाद की कमी में क्या गड़बड़ है। आपने जो कपड़े और रजाई खरीदी है वे रंगीन हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वे आपको एक नकली माँ समझते हैं। जियाओ जियाओ, आप कैसे बात करती हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लड़की को घूर कर देखा, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट रूप से घातक नहीं थीं। पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा हुआ कि आप यहाँ थे। मैंने जल्दी से आपका सामान पैक किया और चला गया। मैं उन्हें फिर से व्यवस्थित करने जा रहा हूँ। हालांकि झांग यीफेंग सामान पैक करने के लिए यहाँ था, लेकिन युवा लड़की के रवैये ने उसे दुखी महसूस कराया। उसने लड़की की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें ही जाना चाहिए। यह मेरी जगह है। मेरा मकान मालिक के साथ अनुबंध है। ये 7 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यह झांग यीफेंग की बातों से वे तीनों अचंभित रह गए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फोन उठाया और मकान मालिक का नंबर डायल किया। क्या अभी 7 दिन बाकी हैं? तुम हमें क्यों नहीं बताते? अगर वे वापस नहीं आए तो तुम्हें हमें बताना होगा। ठीक है, चलो पहले ये करते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फोन रख दिया। उसका चेहरा थोड़ा दुखी था और फिर उसने मुस्कुराते हुए झांग यीफेंग से कहा, क्या तुम जियाओ झांग हो? माफ करना, मकान मालिक को लगा कि तुम वापस नहीं आओगे, इसलिए उसने हमें इसके बारे में नहीं बताया। चलो, यह विला इस आकार का है। हम 2 दिनों से व्यस्त हैं और हमने जो कुछ भी खरीदा है वह सब खरीद लिया है। अब हमें रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी चाहिए। ये वास्तव में थका देने वाला है। हम साथ में क्यों न रहें? मैं तुम्हें 7 दिनों का किराया अतिरिक्त दूंगा। पिताजी, हमें किराया अलग से क्यों देना होगा? हमने अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। लड़की थोड़ी नाखुश थी, असंतुष्ट होकर मुंह बना रही थी। चुप रहने के लिए अधेड़ ने शराब पी और लड़की ने अपना मुंह बंद कर लिया। ये स्पष्ट था कि यद्यपि अधेड़ उसे प्यार करता था, वह उसकी आज्ञाकारी नहीं थी। झांग यीफेंग ने कुछ देर सोचा। उसके पास वास्तव में पैसे की कमी है। यहाँ विला प्रतिदिन 2000 से 5000 है और इसका खर्च प्रति सप्ताह 10,000 से 20,000 है। अतीत में झांग यीफेंग के लिए ये कपड़ों के पैसे के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अब उसके लिए ये जीने के लिए पैसा था। बेशक झांग यीफेंग पैसे का इस्तेमाल जीने के लिए नहीं करेगा, वह पैसे का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करेगा और वह पैसे का इस्तेमाल सुख को बेहतर बनाने के लिए कुछ औषधीय सामग्री खरीदने के लिए करेगा। इस महीने अभ्यास के अलावा झांग यीफेंग अक्सर औषधीय सामग्रियों का अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय गया। उन्होंने पाया कि यद्यपि पृथ्वी पर औषधीय सामग्रियां लिंगयू महाद्वीप से भिन्न हैं, कुछ औषधीय सामग्रियों में समान औषधीय और औषधीय प्रभाव हैं। हालांकि ये औषधीय सामग्रियां लिंगयू महाद्वीप से तुलनीय नहीं हैं, वे हमेशा कुछ नहीं से बेहतर हैं। झांग यीफेंग अपनी साधना को परिष्कृत औषधि के माध्यम से शरीर की शमन के दूसरे स्तर तक उन्नत करने का इरादा रखता है। मुझे अकेले रहने की आदत है। झांग यीफेंग बोला, भले ही वह अपने दिल में सहमत था, वह पहली बार इसे व्यक्त नहीं कर सका। वह 2 जन्मों का जवान आदमी नहीं है। मेरे पिताजी तुम्हें पैसे देने के लिए सहमत हुए, तुम क्या चाहते हो? लड़की का जिद्दी स्वभाव फिर से सामने आया और उस समय झांग यीफेंग दंग रह गया। इतने अमीर, दूसरी जगहों पर जाओ, हैंगयांग इतना बड़ा है, हमें यहाँ घर किराए पर क्यों लेना है? तुम बदमाश, बदमाश, बेशर्म। लड़की झांग यीफेंग से बात नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल गाली दे सकी। झांग यीफेंग अवाक रह गया, ऐसा लगता है कि तुम ही बदमाशी करते हो, है न? जियाओ जियाओ, अच्छी तरह बोलो। अधेड़ का स्वभाव ठीक था और वह फिर से बोला, छोटे भाई, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैंने मकान मालिक से सुना है कि तुम्हारा परिवार मुश्किल में है। मुझे लगता है कि छोटे भाई के पास अब पैसे की कमी होगी, इसलिए अगर मैं आधे महीने का पैसा दे दूं, तो छोटा भाई मदद करेगा। चाचा व्यस्त हैं। जियाओ जियाओ अभी अभी यहाँ जिंगकाई विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हुआ है और हाल ही में यहाँ स्कूल गया है। जिंगकाई विश्वविद्यालय। झांग यीफेंग ने लड़की की ओर देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस जियाओ जियाओ वास्तव में उसकी पूर्व छात्रा थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय वास्तव में स्थानांतरित कर सकता है। मुझे नहीं पता कि इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कितने उपहार दिए। ठीक है, सभी पूर्व छात्रों की खातिर मैं तुम्हें जीने दूंगा। अब जब पैसे आधे महीने तक बढ़ गए हैं, तो नीचे उतरो। छोटा भाई भी जिंगकाई विश्वविद्यालय से है, तो तुम और जियाओ जियाओ अभी भी पूर्व छात्र हैं।
ये सही है, हम भी पहली बार हैंग्यांग शहर में हैं। हम यहाँ के जीवन से परिचित नहीं हैं। तुम्हें जियाओ जियाओ का ख्याल रखना चाहिए। उसे स्कूल में तंग मत होने दो। उसका ख्याल रखो। झांग यीफेंग हंसना चाहता था। यह मिस जियाओ जियाओ का चरित्र है, वो बस दूसरों को धमकाती नहीं थी। अगर हो सके तो अपना ख्याल रखना। अब क्या मैं तुम्हें अपना सामान वापस रखने के लिए परेशान कर सकता हूँ? 1% ठीक है, हम इसे तुम्हारे लिए वापस रख देंगे। अधेड़ और उसकी पत्नी फिर से काम करने लगे, लेकिन मिस जियाओ जियाओ लिविंग रूम में सोफे पर बैठी रही, एक तकिया पकड़े हुए और गुस्सा निकालती रही। 1 घंटे बाद झांग यीफेंग अपने कमरे में वापस आ गया। मूल रूप से उसका कमरा मैला था, लेकिन इस उछाल के बाद ये बहुत साफ हो गया। अधेड़ के साथ आदान प्रदान के माध्यम से झांग यीफेंग को अधेड़ की उत्पत्ति के बारे में पता चला। अधेड़ सेनेक्सियोंग शहर से आया था, जो पश्चिमी राजधानी प्रांत में एक प्रांत स्तर का शहर है। अधेड़ का नाम है लेई था, जो एक बहुत ही सामान्य नाम है। उसने शुरुआत की और अंततः सेनेक्सियोंग बन गया। मंदी के बाजार में सबसे अमीर आदमी, सैकड़ों मिलियन की संपत्ति के साथ एक अमीर आदमी भी माना जा सकता है। बेशक झांग परिवार से पहले तियानहे समूह की तुलना में ये सिर्फ एक छोटा सा पकवान है, उल्लेख करने लायक नहीं है। ही लेई की पत्नी वांग हुइलिंग हैं। वो बचपन से उनके साथ रही हैं और हमेशा उनके करियर का समर्थन करती रही हैं। वो एक सफल व्यक्ति के पीछे की महिला भी हैं। उनकी बेटी के लिए उनका नाम है याजियाओ है। ये नाम से प्रभावित हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में कर्कश है। रात में ही लेई और वांग हुइलिंग के दयालु निमंत्रण पर वे चारों भोजन के लिए बाहर गए, लेकिन माहौल थोड़ा खराब था। ही याजियाओ को स्पष्ट रूप से झांग यीफेंग के साथ सर्दी नहीं लगी। अगर ही लेई ने उसे झांग यीफेंग के भाई को एक गिलास शराब देने के लिए नहीं कहा होता, तो वह मैं निश्चित रूप से झांग यीफेंग के साथ एक शब्द नहीं कहूंगा। भोजन के बाद ही लेई ने झांग यीफेंग के कार्ड में पूरे 45,000 युआन या प्रतिदिन 3,000 के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो वास्तव में समृद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति है। वास्तव में विला का दीर्घकालिक किराया प्रति वर्ष केवल 600 से 700 हजार युआन है, जो कि प्रतिदिन 2,000 युआन है। झांग यीफेंग ने रहने के खर्च के लिए 2,000 युआन लिए और फिर एक ऐसी कंपनी ढूंढी जो फोन बिल का भुगतान करने के लिए वांगजे कम्युनिकेशन को बंद करने वाली थी। इन दिनों उसका मोबाइल फोन बकाया है। यही कारण है कि मकान मालिक उससे संपर्क नहीं कर सकता और घर को पहले ही दूसरों को किराए पर दे देता है। मैं घास हूँ, 1,000 बकाया फीस। अगर झांग यीफेंग को अभी दसियों हजार डॉलर नहीं मिले होते, तो $1,000 उसे वास्तव में चोट पहुंचाते। फोन बिल का भुगतान करने के बाद उसने जल्दी से सभी रद्द करने योग्य पैकेज रद्द कर दिए और वापस लौट गया। झांग यीफेंग विला या स्कूल में वापस नहीं गया, बल्कि एक खजाने और प्राचीन वस्तुओं के बाजार में चला गया। जिंकाई विश्वविद्यालय देश के शीर्ष 10 प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। हैंग्यांग शहर, जहां जिंकाई विश्वविद्यालय स्थित है, देश के सबसे आर्थिक रूप से विकसित शहरों में से एक है। यहाँ के खजाने और प्राचीन वस्तुओं के बाजार को खजाने का बगीचा भी कहा जाता है। कई अमीर और जानकार लोग यहाँ कुछ अच्छी चीजें खरीदने आते हैं। झांग यीफेंग पहले इस जगह से परिचित होने के लिए यहाँ आया था, ये देखने के लिए कि यहाँ क्या बिक रहा है, और फिर वह अपने हाथ में पैसे से यहाँ और अधिक पैसा बनाने जा रहा था। अधिक पैसे कमाकर ही वह अपनी मनचाही जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकता है। उदाहरण के लिए, चीन से सेंटेनियल गनोडर्मा और सेंटेनियल जिनसिंग। खजाने का बगीचा बहुत बड़ा है और मुझे नहीं पता कि इसे किसने खोला। खजाने के बगीचे में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले अधिकांश लोग मध्यम आयु वर्ग के और बूढ़े लोग हैं। बेशक कभी कभी युवा और अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड या पाऊ दोस्तों को उत्साह देखने और दुनिया से मिलने के लिए लाते हैं। बगीचे में कोई नियम नहीं है। अगर आपके पास अच्छी चीजें हैं तो आप अच्छी चीजें बेचने के लिए एक स्टॉल लगा सकते हैं। झांग यीफेंग ने प्राचीन वस्तुएं और दुर्लभ खजाने देखे और यहाँ तक कि लोगों को तावीज मुहरे बेचते हुए भी देखा। बेशक ये फुजुआन सभी झांसा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने झांग यीफेंग को एक व्यावसायिक अवसर देखने दिया। लिंग्यू कॉन्टिनेंट में वह गोली तावीज मुहर का अध्ययन कर रहा था। इधर उधर टहलने के बाद झांग यीफेंग विला में लौट आया। रात हो चुकी थी और विला में रोशनी बहुत कम थी। हे परिवार और उनकी पत्नी पहले से ही सो रहे थे, केवल ही याजियाओ के कमरे में रोशनी थी। जैसे ही झांग यीफेंग हे याजियाओ के कमरे के दरवाजे से गुजरा, ही याजियाओ खाली पजामा पहने, नंगे पैर और जांघों वाले कमरे से बाहर चली गई। ही याजियाओ ने जब झांग यीफेंग को देखा तो वह वास्तव में हैरान रह गई, और निश्चित रूप से झांग यीफेंग भी हैरान रह गई। फिर एक चीख निकली, आह दुष्ट दुष्ट। ही याजियाओ ने शाप दिया और जल्दी से कमरे में वापस आ गई। केवल झांग यीफेंग एक हैरान नजर के साथ रह गया। नीमा, क्या उसने किसी को उकसाया? सोया सॉस पास करना भी चोट पहुंचा सकता है। क्या आप खुद खाली पजामा पहनकर बाहर गए थे? वैसे उसे अभी क्या दिखाई दे रहा था? ये थोड़ा उठा हुआ लग रहा है। मिस जियाओ जियाओ, उसने निश्चित रूप से अंडरवियर नहीं पहना था। इसके अलावा यह मिस जियाओ जियाओ स्टॉक में लगती है, वह इतनी बड़ी है। अपना सिर हिलाते हुए झांग यीफेंग अपने कमरे में लौट आया, दरवाजा बंद कर दिया और कुछ नहीं किया। सोने के बजाय उसने अपने शरीर में मंद आध्यात्मिक ऊर्जा में हेरफेर किया और सांस लेना शुरू कर दिया। हालांकि अपने साधना आधार को बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन वह कम से कम अपने शरीर को मजबूत कर सकता है। शरीर
अगली सुबह जल्दी, जब आकाश अभी भी अंधेरा था, झांग यीफेंग बाहर गया और विला क्षेत्र के पीछे एक छोटे से बांस के जंगल में चला गया। पूरा विला क्षेत्र इस बांस के जंगल में सबसे अधिक आभा है। झांग यीफेंग ने सोचा कि वह पहले था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि बहुत पहले जुलिन में एक बूढ़ा आदमी मुक्का मार रहा था। पहला मुद्दा 100%। बूढ़े आदमी की मुट्ठी मजबूत है और जिस क्षण वो मुक्का मारता है, हवा आ सकती है, लेकिन झांग यीफेंग देख सकता है कि बूढ़े आदमी की सांस में कोई समस्या है। यह एक आंतरिक बीमारी होनी चाहिए। शायद बूढ़े आदमी को छोटी उम्र में कुछ चोटें लगी हों। बूढ़े आदमी के मुक्का मारने को देखकर झांग यीफेंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। वो आंतरिक बीमारियों से पीड़ित था, लेकिन उसने फिर भी इतनी सख्त मुट्ठी का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि वह कड़ी मेहनत से जिद्दी बीमारियों को तोड़ सकता है। वास्तव में ये केवल शरीर पर अधिक बोझ डालेगा, ये कुछ वर्षों तक जीवित नहीं रहेगा। झांग यीफेंग ने एक जगह चुनी, जमीन पर क्रॉस लेग बैठ गया और सांस लेना शुरू कर दिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो आकाश पूरी तरह से उज्जवल था और मुक्का मारने वाले बूढ़े को पता नहीं चला कि वह कब उसके बगल में खड़ा था। छोटा दोस्त छोटा है, लेकिन वह जल्दी उठ सकता है और सुबह व्यायाम कर सकता है। क्या आपने कभी मास्टर की पूजा की है? बूढ़ा आदमी अभी झांग यीफेंग को देख रहा था और उसने पाया कि झांग यीफेंग की सांस लेने की विधि में एक ताकत थी। जब तक वह झांग यीफेंग के पास खड़ा रहा, उसे तरोताजा महसूस हुआ और हवा में ताजगी महसूस हुई। झांग यीफेंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह एक शिक्षक माना जाता है। लिंग्यू महाद्वीप में उनके पास एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक था। उसने कहा, छोटा दोस्त भी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। जब छोटा दोस्त अभी आया, तो उसने मुझे देखकर अपना सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि मेरी मुक्केबाजी तकनीक गलत थी, या छोटे दोस्त के पास कोई और सुझाव था? बूढ़े आदमी की आवाज न तो विनम्र थी और न ही दबंग। वह लंबी दूरी की दौड़ के कपड़े पहने हुए था और काफी नीच था। ये जानते हुए भी कि झांग यीफेंग ने शुरुआत में अपना सिर अशिष्टता से हिलाया था, वह नाराज या क्रोधित नहीं था। झांग यीफेंग ने भी विनम्रता से जवाब दिया, मैं सिखाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि बूढ़ा आदमी मुक्केबाजी के इस सेट के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरे शब्दों में, बूढ़े व्यक्ति का वर्तमान शरीर मुक्केबाजी के इस सेट के लिए उपयुक्त नहीं है। ओह, तुमने ऐसा क्यों कहा? झांग यीफेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी का शरीर, उसे मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। बूढ़े आदमी की आंखें चौंक गईं। उसने झांग यीफेंग को करीब से देखा और फिर कहा, छोटी मित्रता, मैं अपनी आंखें खो चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि छोटा दोस्त मुझे बता सकता है कि मैं अपने शरीर को कैसे सुधार सकता हूँ। बूढ़े आदमी, मैं कुछ और साल जीना चाहता हूँ और मुझे देखना चाहता हूँ। पोती की शादी हो चुकी है। झांग यीफेंग ने देखा कि बूढ़े आदमी का रवैया बहुत अच्छा था और उसमें कोई दिखावा नहीं था। चूंकि वह किस्मत वाला है, इसलिए वह उसकी मदद कर सकता है। मास्टर, मेरे पास कोई क्षमता कैसे हो सकती है? वैसे मुझे सांस लेने का एक तरीका पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह उपयुक्त है। यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। मैं आपको एक तकनीक बताता हूँ। आपको पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर यह काम करता है, तो आप मुझसे निम्नलिखित सामग्री मांग सकते हैं। सांस लेने की विधि, लेकिन वह सांस लेने की विधि जो आपने अभी इस्तेमाल की है। बूढ़ा आदमी झांग यीफेंग की सांसों को देख रहा था। स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि झांग यीफेंग की सांस लेने और सांस लेने की तकनीक में बहुत रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ खोई हुई सांस लेने की तकनीकें न केवल शारीरिक रूप से विकसित हो सकती हैं और लंबी उम्र बनाए रख सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे पहले ही खो चुकी हैं। छोटे दोस्त निस्वार्थ होते हैं और पुराने की प्रशंसा करते हैं। कृपया पुराने लोगों द्वारा सम्मान किया जाए। बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथों को थोड़ा मिलाया और अप्रत्याशित रूप से झांग यीफेंग को सलाम करने के लिए झुक गया। बूढ़े आदमी, यह अच्छा नहीं है, आप एक बुजुर्ग हैं। मार्शल आर्ट में जो सक्षम है वे शिक्षक हैं। ये शिष्टाचार है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। झांग यीफेंग जिद्दी था, लेकिन वह केवल सहमति दे सकता था, और फिर उसने सांस और थूक को संशोधित किया और इसे बूढ़े व्यक्ति को निर्देशित किया। बूढ़े आदमी, मुझसे संपर्क करना अभी भी उपयोगी है। ये सांस और पाल आपकी जिद्दी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको बेहतर बना देगा। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद छोटे भाई, मुझे नहीं पता कि छोटे भाई को क्या कहा जाता है। मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूँ? मेरा अंतिम नाम झांग है और मेरा नाम झांग यीफेंग है। कृपया मेरा फोन नंबर याद रखें। ठीक है, फिर मैं तुम्हें यीफेंग कॉल करूंगा। तुम मुझे क्यों लाओ कह सकते हो। तुम किसी को कॉल कर सकते हो, मैं इसे लिखने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। जियोशे, यहाँ आओ। बूढ़ा आदमी चिल्लाया और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो दूर रह रहा था तुरंत वहां चला आया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति झांग यीफेंग ने पहले ही नोटिस कर लिया था। बूढ़ा आदमी यहाँ सुबह की कसरत कर रहा था और वो उसके पास रहता था, या तो नौकर के रूप में या अंगरक्षक के रूप में। जियोशे ने झांग यीफेंग का फोन नंबर लेने के बाद झांग यीफेंग पलटा और वापस चला गया। झांग यीफेंग के चले जाने के बाद जियाओशे की आवाज आई, बूढ़े क्यों, तुम सच में उसका फोन रखते हो? एक बच्चा सांस लेना और उल्टी करना जान सकता है। उनमें से ज्यादातर बड़बड़ा रहे हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो उसे और मुझे कोशिश करने दो। मैं उसे एक हाथ से नीचे रख सकता हूँ। जियाओशे, मैं यह मानना पसंद करूंगा कि ये बातें सच हैं बजाय इसके कि वे सच न हों।
वैसे तुम झांग यीफेक की जांच कर सकते हो, ये नाम जाना पहचाना है। हाँ, बूढ़े क्यों डॉट डॉट डॉट। झांग यीफेक को नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी उसकी जांच करने के लिए किसी को भेज रहा था, और अगर वह जानता भी था तो उसे परवाह नहीं थी। उसने जो सांस लेने की तकनीक बुजुर्ग को दी थी, वह साधना जगत में कोई मंत्र नहीं है। साधना जगत में मंत्र आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा निर्देशित होना चाहिए। उसने इसे संशोधित किया और फिर बुजुर्ग को दे दिया, लेकिन भले ही इसे संशोधित किया गया हो, बुजुर्ग अनुमान को समझना चाहता है। यह आसान नहीं है, उस गैस को समझना बेहद मुश्किल है, और क्या इसे महारत हासिल किया जा सकता है ये पूरी तरह से उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता है। यही कारण है कि उसने बूढ़े आदमी को केवल सूत्र का एक हिस्सा दिया। छोटे बांस के जंगल को छोड़ने के बाद झांग यीफेक विला में लौट आया, कपड़े का एक सेट बदल दिया और बाहर चला गया। अपने शरीर पर दसियों हजार डॉलर के साथ वह कुछ औषधीय सामग्री और ताबीज बनाने के लिए सामग्री खरीदने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि दोनों दुनियाएं अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक ही चीज भी है, यानी स्वर्ग और पृथ्वी सौभाग्य हैं। सभी चीजों में आत्माएं हैं, लेकिन पृथ्वी की आत्मा बहुत पतली है। लेकिन यह निम्न स्तरीय ताबीज मुहरों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। सामग्री खरीदने में झांग यीफेक को पूरा दिन लग गया, 40,000 से अधिक युआन के साथ, और केवल 2,000 युआन बचे। कुछ औषधीय सामग्री हैं, कीमत कम नहीं है। अगले दिनों में झांग यीफेक ने खुद को कमरे में बंद रखा, दरवाजा बाहर नहीं निकला और वह स्कूल भी नहीं गया। झांग यीफेक के एकांतवास के 5वें दिन यू चाओ पट्टियों में लिपटे हुए वापस आए। वह झांग यीफेक को खोजने के लिए गुंडों के एक बड़े समूह के साथ आया, लेकिन झांग यीफेक गायब हो गया था। कई छात्रों ने सोचा कि झांग यीफेक यू चाओ से डरता था और छिप गया या स्कूल छोड़ दिया। यू चाओ के मामलों के अलावा जिनकाई विश्वविद्यालय के बारे में एक और बात है जो अधिकांश पुरुष देशवासियों को बहुत उत्साहित करती है, वो ये है कि एक और देवी को जिनकाई विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। बच्चे का चेहरा बहुत बड़ा, प्यारा और प्यारा है। झांग यीफेक का जिक्र मत करो। मैंने सुना है कि अर्थशास्त्र विभाग की तीसरी कक्षा में एक और देवी है। वो एक पोनीटेल में सजी हुई है और सुंदर कपड़े पहने हुए है। मैं वास्तव में उसे नीचे फेंकना चाहता हूँ और उसे अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। अरे देवी दूसरे विभागों में क्यों चली गई? मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग इतना कठिन क्यों है? लेकिन क्या अफवाहें विश्वसनीय हैं? वास्तव में सुंदर, ये जिनकाई विश्वविद्यालय की शीर्ष 10 सुंदरियों के साथ कैसे तुलना करता है? मुझे शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। निश्चित रूप से लिन सियांग की सुंदरता के स्तर की तुलना में यह अभी भी थोड़ा कम है। लिन सियांग मेरे सपनों की देवी है। सपनों की देवी, मुझे लगता है कि यह सपने की वस्तु है। परिसर में कई पुरुष सहपाठी नए स्थानांतरित स्कूल के फूलों के बारे में बात कर रहे थे, और अचानक एक सहपाठी ने एक विस्मय व्यक्त किया। देखो, क्या ये यू चाओ नहीं है? उसकी दृष्टि में एक युवक जिसके ऊपरी शरीर पर पट्टी बंधी थी, उदास आंखों और मुंह में कोसते हुए एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा था। ये व्यक्ति यू चाओ था। यू चाओ बेहद परेशान था। कुछ दिन पहले झांग यीफेक की पसलियां टूट गईं और वह 3 दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहा। जैसे ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिली, वह अपने बड़े भाई जियाओ बिंग को खोजने चला गया। जियाओ बिंग बहुत नेक था, हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं गया था। वह आया, लेकिन उसकी मदद करने के लिए 5 लोगों की व्यवस्था की। हालांकि केवल 5 लोग हैं, ये 5 लोग साधारण बदमाश नहीं हैं। ये 5 लोग लंबे और मांसल हैं, और वे जियाओ बिंग के खास गुंडे हैं। यदि आप उसे कुछ दिन उधार दे सकते हैं, तो आप अभी भी उसके छोटे भाई की देखभाल कर सकते हैं। 5 हटे कट्टे आदमी अंगरक्षक की तरह पीछे पीछे चले, और जियाओ बिंग परिसर में चला गया। यह एक राजसी आदमी था, उसका चेहरा चमक से भरा था, और वो और भी घमंड से चल रहा था, मानो पूरी सड़क उसकी हो। दुर्भाग्य से जियाओ बिंग आक्रामक था और झांग यीफेक को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन झांग यीफेक स्कूल नहीं गया था। इस दिन यू चाओ फिर से झांग यीफेक को खोजने आया। भाई चाओ, मैं अभी भी इसे नहीं ढूंढ पाया हूँ। ऐसा लगता है कि झांग यीफेक कभी स्कूल नहीं लौटा। यू चाओ के 2 परिचारक बगल से भागे। क्या ये वास्तव में छिपना और स्कूल नहीं जाना है? यू चाओ ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। शक्तिहीनता की यह भावना बस बहुत असहज है। वो सिर्फ झांग यीफेक को सबक सिखाना चाहता था और झांग यीफेक को बताना चाहता था कि यू चाओ इस कैंपस में भेड़िया है या भेड़। अगर वह सांस नहीं ले सकता, तो भविष्य में लड़कियों को कैसे भिगो सकता है? वे लड़कियां उसे कैसे मना सकती हैं? भाई चाओ, देखो, 4 आंखों वाला मुर्गा। एक अटेंडेंट ने अचानक अपनी उंगली बाहर निकाली और एक दुबले पतले सहपाठी की ओर इशारा किया। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से झाओ लॉन्ग है। झांग यीफेक अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन झाओ लॉन्ग जैसे बच्चों के लिए जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं और गरीब हैं, जिनका यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भविष्य में उनके जीवन को बदलने के लिए एक कदम है। झांग यीफेक 3 दिन मछली पकड़ सकता है और 2 दिन जाल पर लटका रह सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। वो पूरे परिवार का सपना और उम्मीद लेकर चलता है। इसलिए भले ही वह दिन भर चिंतित रहे और चिंतित रहे कि यू चाओ उसे परेशान करेगा, भले ही उसके दिल में हमेशा एक बड़ी चट्टान हो और वो हमेशा चिंतित रहता है, उसे अभी भी हर दिन इस परिसर में आना जाना पड़ता है। सकारात्मक क्वेश्चन F% की पहली जे रिलीज।
जब यू चाओ ने झाओ लांग को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसके दिल में गुस्सा आखिरकार बाहर निकलने के लिए जगह मिल गई। झांग यीफेंग इसे नहीं पा सकता है, इसलिए हेड ऑफिस को बाहर निकालने के लिए इन 4 आंखों वाले मुर्गियों की तलाश करें। यू चाओ ने अपना गला साफ किया, मुस्कुराया और फिर अचानक फुसफुसाया, छोटे गिलास। जब झाओ लांग ने ये कंपे सुना तो वह अचानक होशियार हो गया। जब वह बेहोश था वह इस आवाज को भूल नहीं सका। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि यू चाओ पत्थर की बेंच पर बैठा है। उस पल उसने महसूस किया उसका सिर स्तब्ध था। डर, बेचैनी, सभी तरह की भावनाएं मेरे दिल में आ गईं। उसके हाथ इतने घबराए हुए थे कि उन्हें आराम करने की जगह नहीं थी, थोड़ा कांप रहे थे। जिस व्यक्ति को धमकाया जाता है उसे हमेशा लगता है कि उसका आसमान धूसर है और वो कभी सूरज नहीं देख पाएगा। कम से कम झाओ लांग ऐसा ही है। सुपर भाई चाओ, तुम मुझे बुलाओ। यू चाओ ने सिर हिलाया और व्यंग्य किया, यहाँ आओ। भाई चाओ, मेरी बाद में क्लास होगी। झाओ लांग ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, आगे बढ़कर थोड़ा पीछे हट गया। लाओ तजू ने तुम्हें बुलाया, तुम इतनी बकवास कहाँ से ले आए? क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी से तुम्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने के लिए कहूँ? यू चाओ स्टूल पर बैठ गया, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बड़ा भाई हूँ। जब उसके शब्द गिरे तो दोनों अनुयायियों ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। मैं जाऊंगा। झाओ लांग का सिर चकरा गया, लेकिन वह अभी भी जानता था कि अगर यह पास नहीं हुआ तो यह और भी बुरा होगा, और अंततः वह यू चाओ की ओर चला गया, लेकिन उसके दिल में डर और अवसाद ने उसे बेदम महसूस कराया। भाई चाओ, क्या बात है? गुंजने के बाद झाओ लांग ने हिम्मत से पूछा। झल लाया, अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसके शब्द गिरे यू चाओ ने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। शायद ये बहुत जोर से था और उसने गलती से उसकी चोट को छू लिया और यू चाओ दर्द में मुस्कुराया। दूसरी तरफ झाओ लॉन्ग और भी ज्यादा स्तब्ध था और उसके चेहरे पर कुछ उंगलियों के निशान थे। ये दृश्य पास से गुजरने वाले छात्रों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया था और कई छात्र अपना सिर हिला रहे थे और आहें भर रहे थे। वास्तव में एक विश्वविद्यालय एक समाज है। हालांकि समाज में सभी प्रकार के लोग नहीं होते हैं, लेकिन समाज में सभी प्रकार के लोगों के बच्चे होते हैं। सहपाठियों को सभी जानते हैं कि यू चाओ बदमाशी कर रहा है, लेकिन एक नायक के रूप में एक शब्द कहने की हिम्मत कौन करता है? बेशक ऐसा नहीं है कि किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। इस समय एक धीमी आवाज आई। यू चाओ फिर से लोगों को धमका रहा है। आवाज सुनकर छोटे बाल वाला एक युवक आया। युवक ने एक मशहूर ब्रांड का सादा और साफ सुथरा पहना हुआ था। युवक के बगल में एक महिला थी जिसने एक शुद्ध और सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। महिला युवक के बगल में बैठी थी और जानबूझकर या अनजाने में युवक की बांह को सहला रही थी। साउडू, चाहे कहीं भी हो, मुझे इस लड़के से थोड़ी नाराजगी है। जब यू चाओ ने युवक को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और उसने उठकर खुद डू शाओ को एक सिगरेट थमा दी। ये डू जियान है, हैंगयांग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर का बेटा। क्या उसके बगल में बैठा व्यक्ति मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एकमात्र फूल नहीं है? वे कब साथ आए? अरे, लोग दूसरों से ज्यादा लोकप्रिय हैं। कुछ समय पहले डू जियान ने जापानी विभाग से नाता तोड़ लिया और इतनी जल्दी मेरे इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी विभाग के साथ चला गया। नहीं, उसके पिता को डू गैंग किसने बनाया? वो अब डिप्टी डायरेक्टर है। कहा जाता है कि वह जल्द ही खेल में शामिल हो जाएगा। गैंगस्टर बेकार हैं, कौन उसे डू शाओ का चेहरा नहीं दे सकता? डू जियान ने यू चाओ की नजर नहीं पकड़ी, लेकिन यू चाओ के कंधे पर थपथपाया और कहा, आखिरकार यह स्कूल है, लो प्रोफाइल रखो। हाँ, डू शाओ सही कह रहा है। डू जियान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पहचान बनाने के लिए यू चाओ से बात की। हर कोई यू चाओ के सामने सिर झुकाने से डरता था। ये पहचान और हैसियत का प्रतीक है। जाओ, आज रात दासी शी होटल में ले चलो, गर्म पानी के झरने में भीग जाओ, स्पा बनो। डू जियान ने इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी विभाग के डिपार्टमेंटल फूल को गले लगाया। तुम और मैं चले गए, छात्रों को थोड़ी देर के लिए इधर उधर छोड़कर आह भरी। अरे बढ़िया गोभी, फिर से सुअरों ने चुन ली। आसमान की कोई आंख नहीं है और दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं है। डू जियान के जाने के बाद यू चाओ के हाव भाव फिर से गंभीर हो गए। उसने झाओ लांग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि झांग यीफेंग कहाँ है? क्या तुम्हारा कोई संपर्क है? झाओ लांग ने अपना सिर हिलाया और डरते हुए कहा, नहीं। क्या ये सच है या नहीं? उद्धरण चिन्ह, वास्तव में नहीं। झांग यीफेंग इन दिनों कक्षा में नहीं आया है। वास्तव में छिप गया। यू चाओ को यकीन था झांग यीफेंग निश्चित रूप से स्कूल आने से डरता था। सुपर भाई सुपर, अगर यह ठीक है तो क्या मैं कक्षा में जाऊंगा? झाओ लांग ने पीछे हटने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि यू चाओ की प्रतिक्रिया को देखते हुए। रुको, तुम्हें किसने जाने दिया? भाई चाओ, क्या कुछ और है? झाओ लांग कांप उठा। मैं बुरे मूड में हूँ, तुम बस ऐसे ही चले जाना चाहते हो? भाई चाओ, मैं तो बस देहात का बच्चा हूँ, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? मैं तो बस चुपचाप स्कूल जाना चाहता हूँ। झाओ लांग रोना चाहता था, लेकिन वह रो नहीं सका। इतने सारे लोगों के सामने रोते हुए उसे नीचा देखा जाएगा, इसलिए डर और लाचारी के बावजूद वह रोया नहीं। यही उसकी आखिरी गरिमा है। क्या तुम जाना चाहोगे? हाँ, मैं तुम्हें अपनी जांघों के नीचे से जाने दूंगा और मैं भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। कैसा रहेगा?
यू चाओ मुस्कुराया, फिर अपने पैर खोले। ये झाओ लांग दंग रह गया। उस आदमी के घुटनों के नीचे सोना था, और अब यू चाओ ने न केवल उसे घुटने टेकने दिया, बल्कि उसे अंदर जाने भी दिया। हालांकि भविष्य में सुचारू रूप से और शांति से अध्ययन करने के लिए क्या हमें अभ्यास करना चाहिए या नहीं? प्राचीन काल में हान शिन को अपनी जांघों के अपमान का सामना करना पड़ा। क्या आज उसकी बारी है? क्या इसका मतलब यह है कि एक आदमी झुक सकता है और खींच सकता है? लेकिन मेरे दिल में यह इतना असहज क्यों है? यह इतना असहज था कि मैं रोना चाहता था, लेकिन मैं रो नहीं सका। बस तुम अभी भी इंसान नहीं हो, तुम बस एक मैल हो, एक मैल, समाज का मैल। जैसे ही झाओ लॉन्ग अपने दिल में संघर्ष कर रहा था, बगल से एक कोल्ड ड्रिंक आई। कोल्ड ड्रिंक एक छोटी लड़की की पोनीटेल, काले बाल, एक छोटा और नाजुक चेहरा और एक बच्चे जैसा चेहरा था। इस समय ये प्यारा चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स देती है, वो ये है कि उनका चेहरा साफ तौर पर कवाई है, लेकिन साथ ही उनका फिगर बहुत कल है, जिसे लॉर्डोसिस बैकवर्ड के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दुनिया में सबसे अच्छा। यू चाओ थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया। जिंगकाई यूनिवर्सिटी में ऐसा नया किरदार कब आया? ये लुक टॉप 10 खूबसूरत स्कूल फ्लावर्स में से एक के रूप में चुने जाने के लिए काफी है। काफी देर बाद यू चाओ ने कहा, सुंदरता, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? बकवास, तुम एक बदमाश हो, इसके अलावा और कोई है? ये सहपाठी, इस बदमाश को नजरअंदाज करो, चलो चलते हैं, उससे मत डरो। लड़की ने ठंडी सांस ली और फिर यू चाओ को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया। झाओ लॉन की बांह खींची, झाओ लॉन को दूर खींचने की कोशिश की। छोटी नजर, अगर तुम आज उसके साथ गए, तो भविष्य में यह और भी ज्यादा परेशानी भरा होगा। यू चाओ की चंचल आवाज आई और झाओ लॉन का शरीर एक पल के लिए रुक गया, और लड़की वैसे भी उसे हिला नहीं सकती थी। तुम इतने डरपोक हो, तुम उससे क्यों डरते हो? क्या तुम सिर्फ कमीने नहीं हो? डरो मत, यह महिला तुम्हारे लिए मास्टर है। लड़की ने झाओ लॉन को देखा, लोहे के लिए थोड़ी नफरत थी लेकिन स्टील के लिए नहीं। झाओ लॉन को जाने के लिए मजबूर किया। ये सुंदरी कौन है? वो सुपर होने से नहीं डरती। वो सुंदर है और उसका दिल भी सुंदर है। वो वास्तव में मेरे दिल में देवी है। तुम्हें यह नहीं पता, यह अर्थशास्त्र विभाग की कक्षा 3 की नई देवी है। यू चाओ ने लड़की की बातें सुनी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सुंदरता, क्या तुम उसकी देखभाल कर रही हो? क्या तुम उससे अच्छी तरह परिचित हो? तुम गुरु हो सकती हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में क्या ख्याल है? इस स्कूल में मैं यू चाओ की देखभाल कर रहा हूँ। तुम उड़ो। अंकल फी, जो कोई भी तुम्हारे साथ जाना चाहता है, वो तुम्हारी शक्ल सूरत को न देखे, घिनौना और घिनौना नहीं। तुम मुझे अब यू चाओ का चेहरा नहीं दिखाओगी। यू चाओ को लड़की ने मजाक में उड़ाया और अचानक उसे उदासी महसूस हुई। यह महिला तुम्हें क्यों चेहरा दिखा रही है? तुम खुद को क्या समझती हो? लड़की ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखों में तिरस्कार था, जैसे कि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो। एक तरह की लड़की है, तुम खुद को औरत मत समझो और मैं तुम्हें हिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जाओ, इस औरत को मेरे पास ले आओ। यू चाओ ने दो छोटे भाइयों को इस सुंदरी को थोड़ा रंग देने के इरादे से उसके पीछे चलने का आदेश दिया। हाँ, भाई चाओ। दोनों अनुयायी तुरंत कदम से कदम मिलाकर लड़की के पास पहुंचे। तुम क्या कर रहे हो? लड़की अब डर गई थी। हालांकि यू चाओ के दो परिचारक पेशेवर गुंडे नहीं थे, वे भी दो चाचा थे और उन्हें एक महिला से निपटना था। ओह, तुम्हें पता है कि तुम डरी हुई हो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका बनाऊंगा और मैं तुम्हें उड़ान भरने के लिए ले जाऊंगा। खासकर बिस्तर पर, तुम्हें आसमान में उड़ने दूंगा। यू चाओ ने तीखी आंखों से कहा। उद्धरण चिन्ह। यहाँ मत आओ, ये स्कूल है, मैं वापस आने पर किसी को बुलाऊंगा। किसी को बुलाओ। हा हा हा, सुंदरी, क्या तुम मजाक कर रही हो? ऐसा लगता है कि तुम सच में नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। यू चाओ, इस स्कूल में वास्तव में कुछ लोग हैं जिन्हें मैं धमकाने की हिम्मत नहीं करता। बहुत से हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तुम और लिटिल ग्लासेस मेरी सूची में नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं सूची में नहीं हूँ? आह, तुम्हारे पास मत आओ। दोनों परिचारक पहले ही लड़की के पास जा चुके थे। लड़की ने अपने हाथ उठाए और उसके सामने नाचने लगी। उसने विरोध किया और पीछे हट गई। वह शांति जो बहुत पहले ही गायब हो गई थी। आह, मेरी देवी। N% जे, असली पहली और रिहाई के। आसपास के माहौल में कई पुरुष सहपाठियों ने अपनी मुट्ठियां भींची हुई देखी, लेकिन किसी ने मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अचानक एक विस्मयकारी आवाज आई और लड़की गलती से अपने पैरों पर ठोकर खा गई। केवल दो पुरुषों को उसके पास आते हुए देखा जा सकता है। सुंदरता, हमारे भाई चाओ के पास आओ। दो परिचारिकाओं ने लड़की को वश में करने की कोशिश करते हुए बड़े हाथ फैलाए। लड़की ने अपनी आंखें भी बंद कर ली, लेकिन दोनों परिचारिकाओं के हाथ उस पर नहीं पड़े, इसके बजाय उसके मुंह से चीख निकली। आह, मेरा हाथ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? लड़की ने उलझन में अपनी आंखें खोली, तभी उसे एहसास हुआ कि उसे नहीं पता कि कब उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। हालांकि यह आकृति लंबी नहीं है, लेकिन इस समय सूरज की किरणों के नीचे ये बहुत मजबूत है। ऊंचा। इस समय इस पीछे की आकृति के स्वामी ने अपने एक परिचारक का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे जोर से मरोड़ दिया। एक तीखी, स्पष्ट आवाज आई। उस समय इस परिचारक का हाथ उखड़ गया था और पूरे परिसर में सुअरों को मारने की चीखें गूंज उठी।
जब दूसरे परिचारक ने इस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह डर के मारे पीछे हट गया। झांग झांग यीफेग, लड़की के सामने खड़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से झांग यीफेग है। 5 दिन बाद खेती के स्तर को सुधारने के लिए गोलियां तैयार हो गईं। चूंकि किराया समाप्त होने वाला है, इसलिए वह हर समय विला में नहीं रह सकता, इसलिए उसने सलामी पैक की और पहले रहने के लिए स्कूल वापस जाने की तैयारी की और फिर पैसे कमाने के बाद फिर से किराए पर रहने लगा। एक कमरा, लेकिन जब वह अभी अभी कैंपस लौटा तो उसने अभी अभी का दृश्य देखा। इस समय झांग यीफेग एक हाथ से सूटकेस पकड़े हुए था और एक हाथ से अपने शरीर पर लगी धूल को थपथपा रहा था, जिससे वह नीरस लग रहा था। झांग यीफेग के पीछे लड़की का दिल धड़क रहा था और एक नायक था जिसने सुंदरता को बचाया। ये वह साफ सुथरी लड़की है जो हर महिला के पास होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि यह आकृति इतनी जानी पहचानी क्यों है। मुझे हमेशा लगता है कि मैंने इसे कहाँ देखा है। रुको झांग यीफेग, मैं जाता हूँ, ये वह नहीं होगा, है ना? जब लड़की का दिमाग उलझा हुआ था तो झांग यीफेग ने पलटकर झांग यीफेग का चेहरा साफ देखा। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि रोए यहाँ से। तुम क्यों? क्या ये व्यक्ति वही नहीं है जो उसके मास्टर बेडरूम में रहता है? झांग यीफेग ने लड़की को देखा और उदासीनता से कहा, क्या क्या तुम मुझे ये कहने के लिए धन्यवाद देना चाहती हो? भूल जाओ, मुझे तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ ही झांग यीफेग झाओ लॉन्ग के पास गया, झाओ लॉन्ग के कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपना सिर यू चाओ को देखने के लिए घुमाया, उसकी आंखें तलवार की तरह ठंडी थीं। यू चाओ झांग यीफेग की आंखों से चौंक गया। ऐसी ठंडी आंखें होना किस तरह का अनुभव है? सौभाग्य से आंखें मार नहीं सकती। उसने अपनी मानसिकता को समायोजित किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू चाओ अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में कितना प्रसिद्ध था, वह एक नजर से कैसे डर सकता था। झांग जियो यीफेग, तुम बिल्कुल सही आए, मुझे लगा कि तुम सुपर दादाजी से डरते हो, इसलिए मैं छिप गया, जाग गया, यू चाओ ने कहा मुश्किल से। झांग यीफेग ने यू चाओ को ठंडे रूप से देखा और हल्के से कहा, ऐसा लगता है कि पिछली बार जब मैंने गोली मारी थी तो बहुत हल्की थी। इस बार आप कितने समय तक लेटना चाहते हैं? 10 दिन और 1.5 महीने या आधा साल? यू चाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ठंडे स्वर में कहा, झांग यीफेग, घमंडी मत बनो, मैंने पहले ही किसी को बुला लिया है, अगर कोई दयालु है तो मत जाओ। झांग यीफेग मुस्कुराया और कहा, यह एक इंसान निकला, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इस बार भागा नहीं। वैसे तुमने अभी क्या कहा? अगर कोई दयालु है तो मत जाओ। ठीक है, मेरे पास हमेशा एक दयालु रहा है। आवाज अभी भी तैर रही थी और झांग यीफेग कदम से कदम मिलाकर यू चाओ की ओर चला गया। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मत आओ, 20 मिनट तक मेरा इंतजार करो। इस बार यू चाओ डर गया। उसने पहले भी झांग यीफेग का कौशल देखा था। इसके अलावा उसके पक्ष में 2 घायल थे और वह निश्चित रूप से झांग यीफेग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। WK पॉजिटिव संस्करण अंडरस्कोर पहला भी रिलीज। हालांकि पिछले 2 दिनों में 5 ठग उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि झांग यीफेग नहीं मिला है। 5 ठगों ने समय की बर्बादी महसूस की और कॉल करने से पहले उसे झांग यीफेग के ठिकाने के बारे में बता दिया। दूसरे शब्दों में, यदि आप उसे 20 मिनट देते हैं तो वह सांस छोड़ सकेगा और झांग यीफेग को सबक सिखा सकेगा। यू चाओ ने जो कहा उसे सुनकर झांग यीफेग को लगा कि यह थोड़ा मजेदार है। थोड़ा तारांकन 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 थोड़ा कमीना होता है। वो केवल इतना जानता है कि कुछ ऐसा है जैसे मत छोड़ो। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और 20 मिनट तक आपका इंतजार करूंगा। यू चाओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। धिक्कार है, वो वास्तव में शर्मिंदा था, लेकिन उसने फिर भी बेशर्मी से कहा, क्यों? क्या तुम इंतजार करने की हिम्मत नहीं करते? तुम्हारे पास बस एक बीज नहीं है और यह सही है। यदि आपके पास एक बीज है तो हम तुम्हें कैसे बुला सकते हैं? झांग छोटा। जब यू चाओ ने ये कहा तो वह आगे नहीं बोला, क्योंकि झांग यीफेग की आंखें इतनी उदास थीं कि वह उसे मार डालना चाहता था। वह झांग शियाओवे के 3 शब्द कहने से डर रहा था। तुम अभी क्या कहना चाहते थे? इसे खत्म करने की हिम्मत करो। इस समय झांग यीफेग पहले से ही यू चाओ के बगल में था। यू चाओ भाग नहीं रहा था, न ही वह भाग रहा था, वह केवल अपने आप को मजबूर कर सकता था। धिक्कार है, मैंने कहा कि तुम झांग शियाओवे हो, कैसे? अंत में यू चाओ ने हार मान ली। चाहे वह कितना भी छोटा मालिक क्यों ना हो, वो इतने लोगों के सामने अपना चेहरा कैसे खो सकता है? हालांकि यू चाओ के शब्द बस गिर गए एक तीखी आवाज के साथ। झांग यीफेग ने यू चाओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। झांग यीफेग का पूरा थप्पड़ इतना शक्तिशाली था कि यू चाओ के चेहरे पर अचानक एक चमकदार लाल 5 उंगलियों का निशान आ गया और उसके मुंह के कोने खून से लथपथ हो गए। जबरदस्त ताकत ने यू चाओ को दर्द में मुस्कुराते हुए जमीन पर गिरा दिया। यू चाओ खड़े होने वाले थे। झांग यीफेग ने पहले ही यू चाओ की छाती पर कदम रख दिया था। उनकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। भाई चाओ, लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। एकमात्र सुरक्षित सेवक ने ये दृश्य देखा, उसका दिल दहल गया और उसने अपने हाथ में खंजर निकाल लिया और झांग यीफेग को मारने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। हे भगवान, मैं चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये किसी को नहीं मारेगा। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। लड़की और भी घबरा गई और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। झांग यीफेग, सावधान।
झांग यीफेंग अभी भी शांत और शांत था, और जब उसका परिचारक उसके पास आने वाला था तो उसने अचानक एक गोल चक्कर में लात मारी। एक दबी हुई आवाज के साथ परिचारक का 100 किलोग्राम से अधिक का शरीर उल्टा हो गया और इतनी जोर से जमीन पर गिर गया कि वह कुछ देर तक खड़ा नहीं हो सका। वाह! एक पल के लिए दर्शकों में हड़कंप मच गया और कोई आवाज नहीं हुई। हर कोई बिना पलक झपकाए झांग यीफेंग को देखता रहा, उसकी आंखें घबराहट से भरी थीं। क्या यह अभी भी वही है जिससे वे परिचित हैं, दूसरी पीढ़ी जो हर समय केवल पीना जानती है? क्या यह उन लोगों की दूसरी पीढ़ी है जो परिवार में गिर जाते हैं और खुद को पराजित करते हुए हार मान लेते हैं, जैसे कि वे बेकार हैं? हर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। झांग यीफेंग एक नया व्यक्ति लग रहा था। इससे पहले, जब वह केवल अमीर दूसरी पीढ़ी को जानता था, जिसने समय बिताया और पिया था, उसके पास ऐसे अद्भुत कौशल कब थे, जैसे उसने अभ्यास किया हो। बस जब हर कोई हैरान था, झांग यीफेंग की सपाट आवाज आई, मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बात याद रखें, झाओ लॉन्ग झांग यीफेंग का मेरा दोस्त है, और झांग यीफेंग का मेरा दोस्त है, कोई भी धमका नहीं सकता। ये दूसरी बार है, अगर तीसरी बार है, तो आप कभी बिस्तर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। जब आवाज गिरी, तो झांग यीफेंग का दाहिना पैर हल्के से आगे बढ़ा, और एक क्लिक के साथ, यू चाओ की पसलियां जो अभी अभी ठीक हुई थीं, फिर से टूट गईं, और दर्द जमीन पर लुढ़कता रहा। ये दृश्य देखकर कई लोगों को तरोताजा महसूस हुआ। यू चाओ ने भरोसा किया कि वह एक स्थानीय था, और उसने समाज में एक बड़े भाई को पहचान लिया। वो पूरे दिन परिसर में घमंडी और दबंग था। हर कोई गुस्सा करने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आज उसे आखिरकार एक सबक मिला। यह अप्रिय नहीं है। दोस्त, बगल में झाओ लांग ने झांग यीफेंग की बातें सुनी, और पता नहीं क्यों, भले ही वह अभी बुरी तरह से गलत था और रोया नहीं था, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। केवल अब उसे समझ में आया कि दोस्त शब्द कितना भारी है। वर्षों से उसने कुछ नकली दोस्त बनाए होंगे। इसके अलावा झांग यीफेंग के साथ उसका बहुत अधिक मेल नहीं था। अगर उसने झांग यीफेंग को डूबने से नहीं बचाया होता, तो शायद वह और झांग यीफेंग अपने जीवन में कुछ शब्द नहीं कहते। वास्तव में झांग यीफेंग ने झाओ लांग की मदद न केवल इसलिए की क्योंकि झाओ लांग ने उसे बचाया था, बल्कि इसलिए भी कि उसने पिछले जीवन में झाओ लांग पर उसका रूप देखा था। उस समय वो भी लिंग्यू महाद्वीप में था, शारीरिक रूप से कमजोर नहीं था और विनम्र पैदा हुआ था। अगर वो गुरु से नहीं मिलता, तो वह सबसे गर्म किमियागर और ताबीज नहीं बन जाएगा। कुछ लोग वो मदद करने के लिए तैयार है। झाओ लांग उनमें से एक है। झांग यीफेंग झाओ लॉन्ग के पास गया और कहा, अगर आपको कुछ करना है, तो कृपया मुझे जल्द से जल्द फोन करें। चाहे दूसरा पक्ष मेरे लिए या आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा हो, कृपया तुरंत मुझसे संपर्क करें। मैं कभी भी परेशानी से नहीं डरता। आपका फोन नंबर क्या है? आप फ्लैश करके बता देते हैं। मेरा नंबर है 180। झाओ लॉन्ग का सिर थोड़ा उलझन में था, और उसने अपना फोन नंबर बताया। झांग यीफेंग ने फ्लैश करके कहा, ठीक है, आप इसे सेव कर लें और फिर क्लास में जाएं। आप कैसे हैं? मैं नहीं जाऊंगा, बेडरूम में जाकर साफ सफाई करूंगा और फिर इधर उधर घूमूंगा। जब झांग यीफेंग स्कूल लौटा, तो वह वास्तव में स्कूल नहीं जा रहा था। वो बस पहले रहने के लिए अस्थायी रूप से जगह ढूंढ रहा था। इसके अलावा उसने औषधीय पदार्थों के बारे में और अधिक जानने के लिए लाइब्रेरी जाने की योजना बनाई। उदाहरण के लिए, औषधीय पदार्थों पर और अधिक प्रकाशन जैसे कि मटीरिया मेडिका का संग्रह पढ़ें। उसे यह पता लगाना होगा कि हुआक्सिया राज्य में कौन सी चीजें लिंग्यू महाद्वीप के अमृत के समान हैं। झांग यीफेंग ने बस पलटकर देखा, और झाओ लॉन्ग की आवाज फिर से आई, झांग यीफेंग, धन्यवाद, लेकिन तुम्हें छिप जाना चाहिए। यू चाओ ने 5 गुंडों को बुलाया, जो मजबूत और शारीरिक रूप से मजबूत हैं। चाओ इन 2 सहपाठियों के बराबर है और उन्हें पेशेवर लड़ाइयां लड़नी चाहिए। 5 गुंडे। झांग यीफेंग ने हल्के से मुस्कुराया, कोई आश्चर्य नहीं कि यू चाओ ने परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। उसने एक गुंडा पाया, और खुद से 20 मिनट तक इंतजार करने को कहा। उसे बस गुंडे का इंतजार करना चाहिए। ये बस एक छोटी सी बात है, इसकी चिंता मत करो। झांग यीफेंग ने अपना सिर हिलाया, गुंडा, वो चींटियां हैं। ऐसा कहकर वो मुड़ा और छात्रावास की ओर चल दिया। अरे झांग यीफेंग, क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? ये दृश्य देखकर अकेली रह गई लड़की आखिरकार बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। ये घृणित झांग यीफेंग उसे एक युवा और सुंदर लड़की के रूप में अनदेखा कर रहा है। ये सुनकर झांग यीफेंग ने अपना सिर घुमाया और लड़की की ओर देखा, और उदासीनता से कहा, क्या तुम हमेशा मुझे देखना नहीं चाहती? अब मैं बाहर चला गया हूँ, और तुम भविष्य में अकेली रहोगी, इसलिए तुम शायद मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। चलो इसे करते हैं, नहीं मिलते। झांग यीफेंग को परवाह नहीं थी कि लड़की देवी थी या नहीं। वो बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। बोलने के बाद वो फिर से मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया, केवल तरबूज खाने वालों को आश्चर्यचकित चेहरों के साथ छोड़ दिया। इस समय तरबूज देखने वाले लोगों के भाव बेहद जटिल थे, खासकर तरबूज खाने वाले पुरुषों के समूह। उनकी आंखें और मुंह बहुत पहले ही चौड़े हो गए थे। झांग यीफेंग ने अभी क्या कहा? क्या बकवास है। अब मैं बाहर चला गया हूँ, और तुम भविष्य में अकेली रहोगी। नीमा, क्या झांग यीफेंग का मतलब है कि वह न केवल नए स्कूल के फूल को जानता है, बल्कि नए स्कूल के फूल के साथ रहता भी है? अभी झांग यीफेंग ने बाहर जाने के लिए कहा, है ना?
भगवान पृथ्वी, अच्छी गोभी हमेशा सुअरों द्वारा क्यों बनाई जाती है? मेरी देवी, तुम अभी क्यों मिली? उससे मिलने से पहले ही तुम दूसरों की बाहों में चली गई। ZS का नवीनीकरण हुआ और नया तारांकन WMG हैश पर सबसे ज्यादा प्रतिशत एक्सफास्ट प्रतिशत है। ये दुनिया बहुत जटिल है। ओह, मैं चुप रहना चाहता हूँ। पुरुष सहपाठियों ने आसमान की ओर देखा और आह भरी। वे सभी पूछना चाहते थे कि देवी मेरी क्यों नहीं थी। मैं बदसूरत नहीं हूँ। पुरुष सहपाठियों के दुख और गुस्से की तुलना में महिला सहपाठियों के दिलों में ताजगी महसूस हुई। कुछ महिलाओं ने ताना मारते हुए फुसफुसाते हुए कहा, हम सुंदर होने का क्या फायदा है? यह एक दुखी व्यक्ति नहीं है। आजकल की महिलाएं अपनी सुंदरता पर निर्भर हैं, उनका निजी जीवन अस्त व्यस्त है। चुप रहो, मेरी देवी का अपमान मत करो। हर कोई एक आदमी के साथ रहता है, अपनी देवी को वापस कर दो। एक दिन की देवी और जीवन भर की देवी। मैं एक समर्पित व्यक्ति हूँ। इसके अलावा क्या झांग यीफेंग वहाँ कोई समस्या नहीं है? इस पुरुष छात्र के एक शब्द ने आसपास के सभी पुरुष छात्रों को जगा दिया। हाँ, झांग यीफेंग को कुछ महीने पहले एक शारीरिक समस्या थी, तो साथ रहने के बारे में क्या? उन्हें इस बात के लिए भी आभारी होना चाहिए कि नई देवी झांग यीफेंग के साथ रह रही है, न कि डू शाओ और ली शाओजी के बेटे भाई के साथ। अचानक कई पुरुष सहपाठियों को एक बेहोशी सी अनुभूति हुई। सौभाग्य से झांग यीफेंग साथ रह रहे हैं। डॉट डॉट डॉट। लड़की को अपने आसपास की चर्चा का पता नहीं था। झांग यीफेंग की मुक्त और सहज पीठ को देखते हुए उसने गुस्से से अपने पैरों को पटक दिया जब वह इतनी तिरस्कृत थी। छोटे से लेकर बड़े तक वह हमेशा चांद को थामे सितारों की तरह मौजूद रही है। जब लड़की गुस्से में थी तभी झाओ लोंग आया। छात्र हे, झांग यीफेंग को दोष मत दो। जब से परिवार बदल गया है, झांग यीफेंग का व्यक्तित्व थोड़ा विचित्र हो गया है, लेकिन वो बाहर से ठंडा और अंदर से गर्म व्यक्ति है। अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ता। इसके अलावा अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। हाँ, मुझे उसका सामान्य ज्ञान नहीं पता। वैसे तुम मेरा अंतिम नाम कैसे जानते हो? लड़की ने झाओ लांग की ओर देखा। झाओ लांग दुबली पतली थी, एक विद्वान की तरह, काले फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए, और वह थोड़ी डरपोक लग रही थी। न केवल मैं तुम्हारा अंतिम नाम जानती हूँ, बल्कि तुम्हारा नाम भी जानती हूँ, क्योंकि हम सहपाठी हैं। आह, तुम भी कक्षा 3 में हो। क्या संयोग है, चलो साथ में कक्षा में चलते हैं। वैसे मुझे सहपाठी ही मत कहो, बस मुझे ही याजियाओ कहो। ये शुद्धा और सुंदर लड़की स्वाभाविक रूप से थोड़ी जिद्दी लेकिन दयालु में से याजियाओ है। मेरा नाम झाओ लांग है। हालांकि ये याजियाओ का व्यक्तित्व थोड़ा जंगली और आत्मकेंद्रित है, फिर भी वह बहुत उत्साही है और झाओ लांग कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। कैंपस ट्रेल पर केवल यू चाओ और उसके 2 परिचारक बचे थे। यू चाओ का चेहरा दर्द से नीला पड़ गया और पसलियां जो अभी अभी ठीक हुई थी फिर से टूट गईं। इस बार मुझे डर था कि मुझे कुछ और दिन लेटे रहना पड़ेगा। भाई चाओ, अब हम क्या करें? क्या करें? पहले मुझे अस्पताल ले चलो। मैं अपनी कमर सीधी नहीं कर सकता। तो भाई टाइगर, क्या वे यहाँ हैं? अहुआ, तुम सबसे कम घायल हुए थे और तुम्हें सिर्फ एक लात लगी थी। तुम झांग यीफेंग पर नजर रखने के लिए रुके थे और उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए दूर से निगरानी करना याद रखना। मैं तुम्हें भाई टाइगर कहूंगा। भाई टाइगर के आने के बाद उसे झांग यीफेंग को तोड़ने दो। तुम एक वीडियो बनाओ और मुझे भेजो। अच्छा भाई चाओ, जब भाई टाइगर आएगा तो झांग यीफेंग मर चुका होगा। आखिरकार वह बदला ले सकता है। ये भाई चाओ तुम हो, तुम्हारी चोट, छोटी मोटी चोटें याद रखना, एक वीडियो बनाओ। डॉट डॉट डॉट।